स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 स्टडी करेंगे। साउंड के बारे में पूरा इसमें पढ़ेंगे क्या क्या होता है। देखो, साउंड जो है हमें काफ़ी फॉर्म्स में सुनती है, ठीक है। वेरियस सोर्सेज हैं साउंड के, ह्यूमंस, बर्ड्स, मशीन्स, व्हीकल्स, टीवी, रेडियो, इन सब से हमें साउंड सुनती है, ठीक है। साउंड हम सुन सकते हैं। साउंड क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। वो क्या करती है? सेंस ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करती है हमारे ईयर्स में। ओके, देखो प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है। साउंड जब भी प्रोड्यूस होती है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तब साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, वाइब्रेशन का मीनिंग हो गया आपके पास टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी मोशन करता है, जब ऑब्जेक्ट ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता है तब उसमें से क्या होता है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसको वाइब्रेशन बोलते हो आप। और इसको इट मीन्स इसके बाद देखो, साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशंस। जो ह्यूमन वॉइस होती है ना, उसकी भी साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशंस की वजह से। जो ह्यूमंस की वोकल कॉर्ड होती है ना, उसमें से आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, उसमें से कैसे होती है? जब उसमें वाइब्रेशन होती है तब साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब देखो, हम जो साउंड है उसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फॉक ले लो, उसको ऐसे स्ट्राइक करोगे तो उसमें से क्या होगी? आपकी साउंड प्रोड्यूस होगी। बाय प्लकिंग, किसी चीज़ को तोड़ोगे तो स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग और शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। देखो, ये सब एक्टिविटीज़ करके आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। और देखो, ये जो सारे साउंड्स हैं ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? आपकी वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। जब ऐसे फास्ट रैपिड वाइब्रेशन होती है तब आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है, टू एंड फ्रो। ओके, देखो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड कैसे होता है, मीन्स साउंड कैसे पाथ अपना फॉलो करती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका वाइब्रेट करता है तो क्या करता है? जिस मीडियम में ये पड़ा होता है, ठीक है, जैसे एयर में आपने कुछ रखा हुआ है, जहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एयर तो है ही वहाँ पे। ओके, तो वो क्या करेगा? उस एयर के सॉलिड, लिक्विड या गैस, जिस भी मीडियम में वो पड़ा है, उसके पार्टिकल्स को क्या करेगा? वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है। जब भी वो वाइब्रेट करता है तो उसके पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट करने के लिए कन्वेंस कर देता है, मीन्स उसको भी वाइब्रेट करवा देता है, उस मीडियम के पार्टिकल्स को भी, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स डोंट ट्रैवल ऑल द वे। जो पार्टिकल्स होते हैं डायरेक्टली हमारे कानों तक नहीं पहुँचते, ठीक है। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, जिस मीडियम में आपका वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पड़ा है, जिसको आपने वाइब्रेट करवाया, तो उस मीडियम के कॉन्टैक्ट में, जैसे ये कोई आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे आपके सराउंडिंग में एयर है, ये एयर के पार्टिकल्स हैं सपोज कर लो, ठीक है। जैसे ये वाइब्रेट करेगा तो इसको भी ये क्या करेगा? पुश कर देगा वाइब्रेट करने के लिए, ठीक है। तो ये भी वाइब्रेट करने लग जाएंगे। मीडियम इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो, इक्विलिब्रियम पोजीशन आपकी क्या होती है? ये ऐसी कंडीशन होती है किसी भी सिस्टम की जब वो ना तो अपना स्टेट ऑफ मोशन में होता है, ठीक है, ना ही वो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी उसकी इस कंडीशन में होती है कि टाइम के साथ वो चेंज हो सके, ठीक है। उसको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हो, मीन्स वो चेंज नहीं होना चाहता टाइम के साथ। तो उस मीडियम के उस पार्टिकल्स को वो क्या करता है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आपका क्या करता करवा देता है? वाइब्रेट करवा देता है, ठीक है। इट देन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल्स। तो जैसे देखो, इस वाइब्रेटिंग पार्टिकल ने इस मीडियम के पार्टिकल्स पर, एयर पे, इस पार्टिकल पे अपनी फोर्स लगाई, ठीक है। इसको वाइब्रेट करवा दिया, ये नेक्स्ट को वाइब्रेट करा देगा, ये नेक्स्ट को करवा देगा, ये नेक्स्ट को करवा देगा। इस टाइप से वाइब्रेशन होते होते हमारे कानों तक आप वो वाली साउंड पहुंचती है, ठीक है, वाइब्रेशन की। ओके, एज ए रिजल्ट ऑफ विच एडजेसेंट पार्टिकल्स गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो उसके साथ वाला पार्टिकल अपनी रेस्ट की पोजीशन से मूव हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसके साथ वाला, ओके, इस टाइप से प्रोसेस चलता रहता है। फर्स्ट पार्टिकल्स कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। देखो, जैसे ही ये वाला एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को वाइब्रेट करवा देता है तो वो क्या आ जाता है? अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, बैक पोजीशन को गेन कर लेता है। क्योंकि वो क्या होता है कि उसने अपनी एनर्जी उसमें दूसरे वाले में ट्रांसफ़र करके खुद अपनी बैक पोजीशन पे चला गया, ठीक है, इस टाइप से होता है ये। और देखो, द सोर्स ऑफ साउंड क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। तो वो वाला सोर्स ऑफ साउंड जो है वो क्या करता है? मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, इसका मतलब। और क्या होता है? विच ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम, जो क्या करता है? मीडियम के थ्रू ट्रैवल करके हमारे ईयर्स तक पहुँचती है साउंड, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डोंट मूव फॉरवर्ड। जो मीडियम के पार्टिकल्स है ना, वो क्या करते हैं? फॉरवर्ड नहीं मूव करते, ठीक है। पार्टिकल्स जो है मीडियम के, वो फॉरवर्ड नहीं मूव करते, बट द डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड। जो डिस्टर्बेंस है ना, आप ये नहीं कह सकते, देखो ये जो आप कह रहे हो ना, जैसे ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये वहीं पड़े रहेंगे, मान लो ये सॉलिड है आपका और ये आपका कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, इसने वाइब्रेट किया, ठीक है, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और इसने क्या किया? इस पार्टिकल को
वाइब्रेट करवा दिया, फिर इसने इसको करवा दिया। ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इसकी इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, इसकी इसमें हो जाएगी, इस टाइप से एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहेगी। बट ये आप ये नहीं कह सकते कि ये खुद मूव कर रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल्स खुद कभी मूव नहीं करते फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट उनके अंदर एक डिस्टर्बेंस जो हमने क्रिएट की ना, उसने वाइब्रेशन ने, डिस्टर्बेंस मीन्स उनको डिस्टर्ब कर दिया, तो वो वाली डिस्टर्बेंस ट्रैवल करती है, ठीक है। कभी भी ये नहीं कहना कि पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं, आपने ये बोलना है कि डिस्टर्बेंस उसमें ट्रैवल कर रही है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, दिस इज प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन द मीडियम, इसको आप बोलते हो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ओके, एंड साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ वेव। तो हम साउंड को क्या कह सकते हैं, जैसे ऐसे ऐसे वो ट्रैवल कर रही है ना, ऐसे ऐसे पुश कर रही है एक दूसरे पार्टिकल को, मीन्स वाइब्रेट करने के लिए। उसको वाइब्रेशन का मतलब क्या, अपनी जगह पे ही ऐसे टू एंड फ्रो हिलता रहेगा, ठीक है, मूव करता रहेगा। तो उसको क्या बोलोगे आप कि वो क्या कर रहा है, उसको वेव के फॉर्म में आपका फॉर्म हो रहा है, ठीक है। वो ऐसे वेव बन जाएगी ना, इस टाइप से वेव ऐसी तो होती है, ठीक है। साउंड वेव्स रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रैवल, साउंड वेव को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। एयर जैसे मीडियम बन जाता है, ओके। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स। ओके, मीन्स उस आपके साउंड को ट्रैवल करने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, वैक्यूम में आप साउंड को सुन नहीं पाओगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इन एयर, देखो अब जो एयर है उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कैसे होता है। देखो ये नेक्स्ट आपका कंप्रेशन और रेयरफेक्शन एयर में कैसे होते हैं। जब भी कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, वो वाइब्रेट कर रहा है, जैसे ये वाइब्रेट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे 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 इस टाइप से, ठीक है। ये वाइब्रेट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो यहाँ पे मान लो एयर आपकी, एयर के पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या करेगा, एयर के पार्टिकल्स को पुश करेगा, ठीक है। जब कोई वाइब्रेटिंग पार्टिकल फॉरवर्ड मूव कर रहा है इस टाइप से, तो वो क्या करेगा, आपका पुश करेगा और उसको क्या कर देगा, जैसे यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स थे, अब किसी चीज़ को आप पुश करते हो तो वो एकदम से कंप्रेस हो जाती है ना, मीन्स जैसे इतने पहले इतने स्पेस में थे वो पार्टिकल्स, तो उसको कंप्रेस होके इतने स्पेस में आ जाएंगे, ठीक है, कंप्रेशन हो जाएगी वहाँ पे। और फिर क्या होगा, जब वो बैकवर्ड मूव करेगा, मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ओके, ये क्या कहता है, मीन्स ये आपका इस पार्ट का ही है। जब ये यहाँ पे इसको कंप्रेस करे, पुश करेगा, तो ये कंप्रेस होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वाइब्रेटिंग पार्टिकल से दूर जाएंगे। जैसे मान लो इनका एरिया इतना था, यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ पे आके पार्टिकल ने, आपका जो वाइब्रेट कर रहा है उसने यहाँ पे आके हिट किया वाइब्रेट करते टाइम, तो ये क्या होगा, यहाँ से दूर चला जाएगा, कंप्रेस होके यहाँ पे इतने पार्ट में आपके एरिया में कवर कर लेंगे खुद को, ठीक है। तो ये होगी कंप्रेशन। और जब क्या होगा, ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट बैकवर्ड मूव करेगा, ये ऐसे इस टाइप से मोशन कर रहा है ना, पहले ऐसे फॉरवर्ड जाएगा, फिर बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। जब ये बैकवर्ड मूव करेगा, तब ये क्या होगा, ये अपने वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे, रेयरफेक्शन में, वही उतना ही स्पेस फिर से अपने आप में क्रिएट कर लेंगे, उसको आप बोलते हो रेयरफेक्शन, ठीक है। कंप्रेशन इज द पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोजर टू वन अनदर देन दे नॉर्मली आर, एंड इट इज़ द रीजन ऑफ हाई प्रेशर। देखो ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन कब होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कब बनती है, जब आपकी जो डिस्टर्बेंस अभी आपको बताया ना कि वो खुद मूव नहीं करते पार्टिकल्स आपके मीडियम की, वो उसकी डिस्टर्बेंस मूव करती है, ठीक है। जब वो डायरेक्शन उसकी आपकी प्रोपेगेशन की डिस्टर्बेंस की, सॉरी, डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन, और जो आपकी पार्टिकल है, पार्टिकल वाइब्रेशंस की, जैसे वाइब्रेशन भी इस साइड हो रही है, ठीक है, इस टाइप से, और जो उसकी मूवमेंट है वो भी इस टाइप हो रही है, डिस्टर्बेंस भी इस टाइप से क्रिएट हो रही है, तो उसको आप बोलते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो ये जो कंप्रेशन है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव का पार्ट है, इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोजर। तो उसमें कंप्रेशन में क्या होते हैं आपके, अभी आपको बताया ना कि पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, जैसे वो नॉर्मली होते हैं उससे ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं कंप्रेशन के केस में, और रेयरफेक्शन के केस में वापस नॉर्मल हो जाते हैं। एंड इट इज़ द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, जब हाईली प्रेस हो जाएंगे, वो प्रेशर हो जाएगा उन पर क्रिएट, तभी वो कंप्रेस होंगे ना। तो ये बता रखा है इसमें, इट इज़ डिनोटेड बाय सी इन द फिगर गिवन है। आपने अब देखो फिगर में आपको दिखाया हुआ है, ये देखो इस टाइप से, ठीक है। ये आपका रेयरफेक्शन हो गया, ये आपका कंप्रेशन का केस हो गया। रेयरफेक्शन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो पार्ट है जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो फर्दर दूर होते हैं नॉर्मल के केस से, ठीक है, नॉर्मली पड़े होते हैं उससे दूर हो जाते हैं, ओके। और इट इज़ द मीन्स डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं अपने आप में। इट इज़ द रीजन ऑफ लो प्रेशर, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर लो होता है जिसकी वजह से वो दूर दूर हो जाते हैं, हाई प्रेशर होगा तो कंप्रेस हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करता है बैक एंड फोर्थ रैपिडली, बैक एंड फोर्थ, ओके, बैक एंड फोर्थ मीन्स जब आपका कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके आगे कोई पार्टिकल्स आके अड़ उसके वे में आगे मीन्स, तो वो क्या करेगा, बैक चला जाएगा, उसको बैक एंड फोर्थ मोशन बोलते हो, ठीक है।
तो रैपिडली जब होता है तब उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्रिएट होती है एयर में। तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड क्या होगा, कैन बी विजुलाइज्ड एज प्रोपेगेशन ऑफ डेंसिटी वेरिएशंस एंड और प्रेशर वेरिएशंस। ठीक है, जैसे प्रेशर वेरिएट होता है तभी आप इसकी ये सिचुएशन जो है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की क्रिएट हो सकती है इसमें। ठीक है, इन द मीडियम एज प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन द गिवन वॉल्यूम। तो ये क्या होगा, आपका जो प्रेशर है जितने उसके मीडियम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मोर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम गिव मोर प्रेशर। जो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी अगर, तो वो क्या करेगा, प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। ठीक है, जिस मीडियम के अंदर जैसे मीडियम की पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, जिस मीडियम के साथ वो आके टकरा रहे हैं पार्टिकल्स उसके जो आपका कर रहा है, जो आपका पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है मीन्स, ठीक है, वो वाइब्रेट करते हुए दूसरे पार्टिकल मीडियम वाले से टकराएगा। मीडियम में जितने ज़्यादा डेंसिटी होगी, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। ठीक है, साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को मीडियम चाहिए, एक सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी, ठीक है, जिसके थ्रू वो साउंड ट्रैवल कर सके। ठीक है, साउंड वेव रिक्वायर्स ए मटेरियल, एयर, वाटर, स्टील एटसेट्रा, ये सब चाहिए होते हैं। साउंड वेव कांट ट्रैवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, अब इसके देखो टाइप्स क्या क्या हैं साउंड वेव्स के। वेव्स के टाइप्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है, एक ट्रांसवर्स होती है। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था, उसमें भी बताया था लास्ट वाले कंसेप्ट में। देखो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं ना मीडियम के, वो मूव करते हैं जो इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, उसके पैरेलल में मूव करते हैं। पार्टिकल्स डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो पार्टिकल्स होते हैं वो खुद मूव नहीं करते एक से दूसरे प्लेस पे, बट क्या करते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं बैक एंड फोर्थ। ठीक है, तो बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करते हैं, तो उसकी जो पोजीशन होती है ना रेस्ट की, जहाँ पे होते हैं उसी के अराउंड, उसी के अबाउट ऐसे बैक एंड फोर्थ मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, आप इसमें क्या होता है फिर आपकी साउंड वेव क्या करती है, प्रोपेगेट करती है। तो इसको साउंड वेव्स को आप क्या बोल सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ऑल थ्री मीडिया। ये तीनों मीडियम में प्रोड्यूस हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये जो वेव्स होती हैं विच ट्रैवल अलोंग ए स्प्रिंग, ये देखो ये वाली जो वेव्स होती हैं स्प्रिंग के अलोंग जो वेव्स ट्रैवल करती हैं, व्हेन इट पुश्ड एंड पुल एट वन एंड, एक एंड से अगर इसको पुश करके या पुल करके छोड़ दो तो उसमें कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, देखो ऐसे कंप्रेशन हो जाएगी किसी जगह पे, रेयरफेक्शन हो जाएगी, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, इस टाइप से आपकी शो होती है। तो इनको आप क्या बोलते हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, देखो जब वो स्प्रिंग की कोयल्स हैं वो ज़्यादा पास पास में आ जाएंगी तब उसको क्या बोलोगे, कंप्रेशन। और जब ज़्यादा दूर दूर चली जाएंगी नॉर्मल कंडीशन से तो उसको बोलोगे रेयरफेक्शन। ठीक है, और जो ये स्प्रिंग है जो आपका कंप्रेस्ड और एक्सटेंड हो सकता है, मीन्स रेयरफेक्शन भी कर सकता है, कंप्रेशन भी कर सकता है, उस टाइप के स्प्रिंग को आप क्या बोलते हो, स्लिंकी। ओके, अब देखो ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं। देखो इसमें ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं ना मीडियम के, वो क्या करते हैं अपनी मेन पोजीशन के अराउंड अबाउट ऐसे परपेंडिकुलर मूव करते रहते हैं इस टाइप से। ठीक है, वो क्या करते हैं वो दूसरे वाले क्या कर रहे थे, उसके साथ पैरेलल चल रहे थे, और ये क्या करेंगे, जैसे ये आपकी वो है ना प्रोपेगेशन हो रही है, वेव की प्रोपेगेशन हो रही है, जैसे डिस्टर्बेंस इस साइड हो रही है, ठीक है, इस साइड जा रही है, और ये क्या करेंगे ऐसे मेन पोजीशन पे इसके परपेंडिकुलर मूव करते रहेंगे। ठीक है, और देखो इसमें क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव अबाउट इट्स मेन पोजीशन इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, वेव प्रोपेगेशन का मतलब डिस्टर्बेंस के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लाइट जो है आपकी वो ट्रांसवर्स वेव है, बट नॉट ए मैकेनिकल वेव, दैट इज इट डजेंट रिक्वायर ए मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। लाइट को क्या चाहिए होता है, कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो इसलिए वो कौन सी आपकी ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बट नॉट इन गैसेस। ट्रांसवर्स वेव्स जो होती है ना वो आपकी क्या होती है, उनको सॉलिड्स में वो ट्रैवल कर सकती है और लिक्विड्स में, बट गैसेस में वो ट्रैवल नहीं कर सकती। देखो इसमें क्या बताया आपका, लाइट जो आपकी ट्रांसवर्स वेव तो है, बट ये क्या है आपकी मैकेनिकल वेव नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, प्रोपेगेशन के लिए। अब देखो ये ट्रांसवर्स वेव्स को हमने कहा ना सॉलिड और लिक्विड चाहिए होते हैं, तो इसमें इसको नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग वन एंड ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग और रोप अप एंड डाउन रैपिडली हुज अदर एंड इज फिक्स्ड। देखो आपने कोई जैसे लॉन्ग स्प्रिंग ले लिया या फिर रोप ले ली, एक एंड को आपने फिक्स कर दिया। ठीक है, और फिर वो क्या करेगी, ऐसे आप उसको एक रोप लेके हाथ में ऐसे उसको थोड़ा सा झटका मार के छोड़ दो तो वो क्या करेगी, आपको दिखेगी उसमें इस टाइप से वेव, ध्यान से देखोगे तो ऐसे वेव प्रोड्यूस होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये फिक्स एंड है आपका, ये वोल से आपने फिक्स कर दिया, तो इसको आप बोलते हो ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अप एंड डाउन मोशन मीन्स उसके परपेंडिकुलर चल रही है उसके वेव प्रोपेगेशन के। ठीक है,
और इसका देखो जो ट्रांसवर्स वेव ना ये क्रस्ट और ट्रफ को क्रिएट करी। ये जो अपर वाला पार्ट होता है ऊपर जाती है तो इसको क्रस्ट बोलते हो, और नीचे आती है तो इसको ट्रफ बोलते हो, ठीक है। और ये क्या होगी आपकी, इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, अगर ऊपर जा रही है नीचे जा रही है तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जो साउंड वेव्स हैं इनको आपको डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, टर्म्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं इसमें। वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और स्पीड। देखो अगर आपसे कोई पूछे आपने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में डिफरेंस बताना है, इजीली बता सकते हो, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है, जिसमें आपकी वेवलेंथ क्या होती है, इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस। या फिर आप उनकी दोनों की डेफिनेशंस बता के और क्या बता सकते हो, मीन्स आगे ये अभी करेंगे वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, इनका भी डिफरेंस बता सकते हो। और देखो उसमें आपने ये बताना है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ये किस में होती है आपकी, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हो सकती है। और जो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है वो सॉलिड और लिक्विड सरफेस पे हो सकती है, ठीक है, गैसेस में नहीं होती। देखो ये अब हम डिफाइन करेंगे वेवलेंथ क्या होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस, जो दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस के बीच में आपका डिस्टेंस होता है, या फिर रेयर फैक्शंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस या फिर रेयर फैक्शंस। वेवलेंथ क्या होती है आपकी, मिनिमम डिस्टेंस होता है इन विच ए साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ। देखो एक टाइम के बाद जैसे पहले कंप्रेशन हुई फिर रेयर फैक्शन हुई, ठीक है, ये रेयर फैक्शन होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी कंप्रेशन होगी, फिर कंप्रेशन हुई, फिर रेयर फैक्शन हुई। मीन्स ये दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस या फिर दो रेयर फैक्शन के बीच का डिस्टेंस, इसको क्या बोलोगे आप, अपना वेवलेंथ, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, कंबाइंड लेंथ है कंप्रेशन एंड एन एडजस्टेंट रेयर फैक्शन। ये कंबाइंड लेंथ किसकी है, देखो या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि दो कंप्रेशन या रेयर फैक्शन के बीच का डिस्टेंस है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि कंप्रेशन और रेयर फैक्शन का एक कंबाइंड लेंथ है ये, ठीक है, एक कंप्रेशन और एडजस्टेंट रेयर फैक्शन की। और ये इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है लैम्डा, ठीक है, और सॉरी इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, ओके। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो इस टाइप से लोगे इसका वेवलेंथ को, जैसे एक क्रस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, दूसरी क्रस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप बोलोगे वेवलेंथ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। इट मीन्स ये क्या आ गया, एक कंप्रेशन आ गई, इसमें एक रेयर फैक्शन आ गई, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने ट्रांसवर्स वेव के लिए बताना है तो आप ये बता सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ्स, ओके, तो वो आपकी वेवलेंथ उसमें हो जाएगी। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, एक सेकंड में मीन्स आपकी जितनी वेव्स कंप्लीट होती है ना, या फिर ऑसिलेशंस कंप्लीट होती है, ये जो वाइब्रेट करते हैं ना अपनी इन पोजीशन पे, कितनी बार वो वाइब्रेट किए, ऑसिलेट किए, उसको ऑसिलेशन बोलते हो आप, ठीक है। मीन्स आपका ये क्या है, ऑसिलेशन क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग वाइब्रेशंस ऑफ एनी क्वांटिटी, ठीक है, या फिर मेजर अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू, जो उसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू के अबाउट मेजर होते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो वाइब्रेशंस रिपीट हो रही हैं जो अपनी पोजीशन पे, या फिर किस भी क्वांटिटी का आपका उसकी रिपीट होना वाइब्रेशंस का, उसको आप बोलोगे ऑसिलेशंस, ठीक है। वो जो रिपीटिशन है वो कितनी बार हो रही है, ठीक है, एक सेकंड में, उसको आप बोलोगे फ्रिक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दैट अकर पर सेकंड, ठीक है, और द नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस दैट क्रॉस ए पॉइंट पर यूनिट टाइम। मीन्स आपकी यूनिट टाइम में कितनी कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस होगी, उसको भी आप बोल सकते हो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी ऑफ ए वेव इज फिक्स्ड एंड डजंट चेंज इवन व्हेन इट पासेस थ्रू डिफरेंट सब्सटेंसेस। फ्रिक्वेंसी जो होती है ना किसी भी वेव की, वो फिक्स रहती है और वो चेंज नहीं होती अगर वो किसी डिफरेंट सब्सटेंसेस के थ्रू होके निकल रही है तो, ठीक है। ये इसको डिनोट करते हैं न्यू से, ठीक है, इसको न्यू बोलते हो आप इस टाइप से, ठीक है। ऐसा यूनिट होता है इसका हर्ट्स, और इसका नाम किसने दिया था, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने, ठीक है, और इसने क्या किया था, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट देखो टाइम पीरियड क्या होता है आपका, टाइम टेकन बाय टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस टू क्रॉस ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। देखो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक जाने में, या फिर एक रेयर फैक्शन से दूसरे रेयर फैक्शन तक जाने में जितना टाइम लगा उसको आप टाइम पीरियड बोलते हो वेव का, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे आपका कोई पेंडुलम है, ठीक है, इसको आप इसकी बोब जो है आपने यहाँ से छोड़ी, ठीक है, ये उसकी मीन पोजीशन होगी, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। ए से छोड़ा आपने, ए से गया इस मीन पोजीशन पे गया, फिर बी पॉइंट तक गया, फिर बी से बैक आएगा मीन पोजीशन, फिर बैक ए पे आएगा। मीन्स ए से वापस आने में उसको जितना टाइम लगा ए पे, उसको आप बोलते हो टाइम पीरियड, ठीक है। दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव,
ठीक है, एक पूरी वेव को या फिर एक ऑसिलेशन को प्रोड्यूस करने में जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, ये डिनोट करते हो आप टी से, कैपिटल टी से। इसका यूनिट होता है सेकंड, और टाइम पीरियड जो है वेव का रेसिप्रोकल होता है फ्रिक्वेंसी का। ठीक है, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये क्या होती है? आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है मेन पोजीशन से। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम फ्रॉम देयर मेन पोजीशंस ऑन पासिंग ए वेव थ्रू द मीडियम। जब भी कोई वेव पास होती है अपने मीन्स वो मेन पोजीशन से कितने दूर तक गए, ठीक है, उसको आप बोलते हो एम्पलीट्यूड, कितनी हाइट तक गए। जैसे ये आपका अभी वाला बोब वाला एग्जांपल दिया था, ये पेंडुलम की बोब है, ये यहाँ तक कितनी दूरी तक गई, कितना डिस्टेंस, ये मेन पोजीशन थी ना इसकी ए, और बी ये क्या होगी इसकी मेन पोजीशन से कितनी डिस्प्लेस हुई, कितनी दूर तक गई, उसको आप बोलते हो एम्पलीट्यूड। ठीक है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द साइज ऑफ द वेव। ये वेव की साइज़ को डिस्क्राइब करता है। देखो ये इस टाइप से, जैसे ये वेव बन रही हुई, ये चीज़ जो होगी आपकी, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, कितनी हाइट तक ये गई उसको आप एम्पलीट्यूड बोलते हो। ये साइज ऑफ वेव डिस्क्राइब करता है और यूजुअली डिनोटेड बाय ए, इसको ए से डिनोट करते हो, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो होता है वेव का सेम एज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग द वेव। ये जो होता है वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है ना, वो किसकी इक्वल होता है? जो एम्पलीट्यूड आपका वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस कर रही है वेव को। ठीक है, जो वेव वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस हो रही है उसके एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है। ओके, मीन्स आप जो वेव प्रोड्यूस हुई इसका जो एम्पलीट्यूड है वही तो आपका एम्पलीट्यूड है, यही बता रखा है इसमें। नेक्स्ट देखो स्पीड क्या है। देखो जो वेव ने 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको आप बोलते हो स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ द वेव और वेलोसिटी ऑफ द वेव। अंडर द सेम फिजिकल कंडीशंस स्पीड ऑफ साउंड रिमेन सेम फॉर ऑल फ्रिक्वेंसीज। जब फिजिकल कंडीशन सेम रहेंगी तो स्पीड तो सेम रहेगी साउंड की। ठीक है, अगर आप कंडीशंस चेंज कर रहे हो तब तो साउंड की स्पीड चेंज होएगी, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स की पोजीशन बदल जाएगी। ठीक है, पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर वी। ठीक है, इसको वी से डिनोट करते हो। ऐसा यूनिट उसका मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, स्पीड क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस का मीटर और इसका टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया। ठीक है, आप मान लो कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव है, जिसका वेवलेंथ है उसकी लैम्डा। ठीक है, और टाइम टी है और स्पीड उसकी वी है। ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या कैसे दोगे आप, कैसे लिखी जाएगी उसकी स्पीड? देखो ये स्पीड जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय में टाइम। ओके, और ये जो आपकी, इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो? जो आपकी वेव है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, लैम्डा ले सकते हो उसको आप। ठीक है, लैम्डा, क्योंकि जो उसकी वेवलेंथ क्या होती है बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन या रेयरफेक्शन के बीच में जो आपका डिस्टेंस होता है उसको ही तो बोलते हो डिस्टेंस। इट मीन्स आप लैम्डा लिख सकते हो, लैम्डा बाई में टी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी यहाँ से आपकी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम का अपोजिट होता है ना, 1/t होता है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 1/t। और यहाँ से आपका वी क्या आ गया? फिर वी की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से आप 1/t को वी पुट कर सकते, न्यू पुट कर सकते हो ना फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे देखो लैम्डा इंटू 1/t इसको लिख सकते हो, या फिर लैम्डा बाई टी, ये एक ही बात है ना। 1/t की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? न्यू आ गई, तो ये वी की वैल्यू क्या आ गई? न्यू इंटू में लैम्डा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ क्या होती है आपकी? स्पीड होती है। ओके, अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे साउंड वेव की? मैंने साउंड वेव पासिस थ्रू एयर, जब कोई साउंड वेव एयर से पास करती है, डेंसिटी ऑफ एयर चेंजेस कंटिन्यूसली। जो एयर की डेंसिटी है वो चेंज होती रहती है, कंप्रेशन रेयर फैक्शन इस टाइप से बनते रहते हैं। इट मीन्स यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी होती है, यहाँ पे कम डेंसिटी होती है। ठीक है, देखो ये आपका ग्राफ कैसे बना सकते हो आप डिस्टेंस और उसमें डेंसिटी में। देखो डेंसिटी, ये आपने नॉर्मल डेंसिटी ले ली, यहाँ पे आपने ले ली हाई डेंसिटी मीन्स कंप्रेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने ले ली लो डेंसिटी मीन्स रेयरफेक्शन हो गया। तो पहले कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, इस टाइप से। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस हो गया। ओके, इस टाइप से आप ग्राफ बना सकते हो। देखो ये आपको इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। साउंड वेव्स जो है ट्रैवल कर रही है एयर में, उनकी स्पीड है 330 मीटर पर सेकंड, और आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है साउंड की, जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सिंपल है, वी इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा लगा दोगे, वहाँ से आपका वो दे रखा है वेवलेंथ निकल जाएगी, बाकी दोनों चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो न्यू इज इक्वल्स टू 1/t करके निकाल सकते हो। ठीक है, टी इज इक्वल्स टू 1/न्यू करके, या फिर एक ही बात है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वी दे रखा है, लैम्डा और टी निकालने हैं। देखो कैसे निकालोगे? देखो इस टाइप से आपने v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा कर दिया, t इज इक्वल्स टू 1/न्यू होता है। और ये देखो v की वैल्यू न्यू लैम्डा थी, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? v/न्यू, तो आपने वैल्यूज पुट कर दी, 0.6 मीटर आ गया। तो t की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? 1/न्यू करके, 1/150, तो ये आपका सेकेंड्स में आंसर आ गया, टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होते हैं? साउंड के मेनली 3 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। ओके, देखो ये लाउडनेस क्या होती है?
ये मेजर होती है साउंड एनर्जी की रीचिंग द ईयर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में हमारे साउंड ईयर तक कितनी साउंड एनर्जी पहुंच रही है। ग्रेटर द साउंड एनर्जी रीचिंग आवर ईयर इन पर सेकंड, 1 सेकंड में हमारे कानों तक जितनी भी साउंड एनर्जी पहुंच रही है, लाउडर द साउंड विल अपीयर टू बी। ठीक है, जितनी ज़्यादा होगी ये साउंड एनर्जी हमारे कानों तक जो पहुंच रही है 1 सेकंड में, उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी लाउड होगी साउंड। ठीक है, देखो इस टाइप से अगर आपकी ये वेव डिस्टर्बेंस कम है, इस टाइप से वेव डिस्टर्बेंस कम हो रही है, तो वो क्या होगा, मीन्स इसका एम्पलीट्यूड कम है, तो इस इट मीन्स क्या होगी, सॉफ्ट साउंड पहुंचेगी हमारे कानों तक। अगर इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो ये क्या होगी, लार्ज एम्पलीट्यूड की होगी, तो फिर ये क्या होगी, लाउड साउंड होगी। ठीक है, अब देखो साउंड वेव्स स्मॉल एम्पलीट्यूड की होंगी, यही बता रखा है कि तो वो सॉफ्ट होंगी, बट अगर वेव्स लार्ज एम्पलीट्यूड की होंगी तब वो क्या होंगी, लाउड होंगी। फिगर ये जो फिगर में आपके दिखा रखा है, वेव शेप्स ऑफ लाउड एंड सॉफ्ट साउंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी की है, बट ये क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी, देखो ये भी उतनी साउंड उतनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, ये भी उतनी। ठीक है, मीन्स इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, बट ये क्या है, एक लाउड है, एक क्या है, सॉफ्ट है। ठीक है, एम्पलीट्यूड की वजह से एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द सोर्स प्रोड्यूसिंग द साउंड वेव्स। जो आपका सोर्स है ना साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जो उसको जितना एम्पलीट्यूड होगा उतना ही वेव्स उतना ही एम्पलीट्यूड आपका साउंड वेव्स का होगा। ठीक है, हैज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ द सोर्स। जिस सोर्स से आपकी वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है, इट मीन्स लाउडनेस या फिर सॉफ्टनेस उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, साउंड की लाउड साउंड कैन ट्रेवल ए लार्ज डिस्टेंस एज इट इज़ एसोसिएटेड विद हायर एनर्जी। इसके पास क्या होती है, हायर एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा आपके पार्टिकल्स में मूवमेंट होगी और ज़्यादा आपका क्या होगा, लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। ए साउंड वेव स्प्रेड्स आउट फ्रॉम इट्स सोर्स। साउंड वेव्स क्या होती है, एक सोर्स से स्प्रेड होती है, एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, जैसे ही वो सोर्स से दूर जाती है, इट्स एम्पलीट्यूड एज वेल एज लाउडनेस डिक्रीजेस। ठीक है, जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रही है, जितनी दूर जाती जाएगी उतना ज़्यादा क्या होएगा, जैसे वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन करती जा रही थी ना, एनर्जी ज़्यादा जैसे जैसे दूर जाती जाएगी एनर्जी डिक्रीज़ होती जाएगी, उनमें एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो लाउडनेस भी डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो जैसे जहाँ से आवाज़ आ रही होती है, जैसे आपके स्पीकर वगैरह लगे होते हैं, कुछ दूर तक तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है, थोड़ी दूर और जाओ तो साउंड धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। इसको डेसिबल में मेजर करते हैं, डीबी से शो करते हैं इसको। इट डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी और द रिस्पॉन्स ऑफ आवर ईयर्स। ये हमारे मीन्स ईयर्स की सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करती है। देखो नेक्स्ट आपका आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, साउंड एनर्जी जितनी आपकी 1 सेकंड में यूनिट एरिया से पास हो रही है ना, 1 सेकंड में अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग 1 सेकंड थ्रू यूनिट एरिया, हर 1 सेकंड में यूनिट एरिया से जितनी पास हो रही है उसको बोलते हो इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। ठीक है, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी आर नॉट द सेम टर्म्स। लाउडनेस जो है और इंटेंसिटी जो है वो सेम टर्म्स नहीं है। लाउडनेस क्या है, मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ ईयर टू द साउंड। जितना हमारा कान उस साउंड को अपना रिस्पॉन्स देगा उतनी क्या होगी, वो लाउडनेस होगी। ठीक है, इवन आपको आपने देखा नोटिस किया होगा, जिनको कम सुनता है उनको लाउडनेस कम फील होती है, और जिनको ज़्यादा सुनता है उनको ऐसे लगता है बहुत तेज़ बोल रहा है। ठीक है, इवन व्हेन टू साउंड्स आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, जब वो टू साउंड्स इक्वल इंटेंसिटी की होगी ना, वी मे हियर वन एज लाउडर देन द अदर। अगर वो इक्वल इंटेंसिटी की भी हों तब भी हमें कैसा सुनेगा कि एक तो लाउडर है और एक क्या है, दूसरी वाली स्लो है उससे। ठीक है, सिंपली बिकॉज आर ईयर डिटेक्ट्स इन बेटर वे। हमारे जो कान है उनको बेटर वे में डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए। तो ऐसा यूनिट जो है इंटेंसिटी का वॉट पर स्क्वायर मीटर है। ठीक है, मीन सिंपल वे में आप क्या कह सकते हो, एक यूनिट टाइम में जितनी आपकी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या, यूनिट टाइम में यूनिट एरिया में जितनी आपकी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको बोलोगे इंटेंसिटी। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसमें आपका आता है पिच और श्रिलनेस। ठीक है, श्रिलनेस मीन्स उसका तीखापन, पतली या मोटी साउंड, इस टाइप से कह सकते हो। ये क्या होता है, श्रिलनेस का मतलब वैसे कर्कश होता है। ठीक है, ये क्या होता है, करेक्टरिस्टिक है साउंड का, जिसकी वजह से क्या होता है, हम डिस्टिंग्विश अलग अलग डिफरेंस बता सकते हैं सेम लाउडनेस की साउंड्स के बीच में। ठीक है, इस करेक्टरिस्टिक की वजह से हम डिफरेंस बता सकते हैं मैन की वॉइस में और वुमेन की वॉइस में। ठीक है, जो सेम लाउडनेस की हो, विदाउट सीइंग देम, उनको देखे बिना ही हम बता सकते हैं कि ये किसकी आवाज़ है। ठीक है, पिच ऑफ साउंड जो है आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वाइब्रेशन की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, 1 सेकंड में आपकी जितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये जो आपकी पिच ऑफ साउंड है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, मीन्स 1 सेकंड में जितनी ज़्यादा आपकी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी उतनी ज़्यादा हायर पिच होगी। ठीक है,
पिच मीन्स उसका तीखापन उतना ज़्यादा होगा आवाज़ का। हम ये भी कह सकते हैं कि जिस सोर्स से वो आवाज़ निकल रही है उस सोर्स की जितनी ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी होगी, क्योंकि वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन ऑफ सोर्स पे तो डिपेंड करता है वो। और देखो हायर द फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा हायर होगी फ्रिक्वेंसी आपकी, ठीक है। जितनी वाइब्रेशन ऑफ सोर्स ज़्यादा होगी, फास्टर होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, हायर फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। हैंस हायर इज़ द पिच, जितनी ज़्यादा जो पिच है देखो इस टाइप से, ये हायर है ना, ये इसकी फ्रिक्वेंसी हाई है, इसकी फ्रिक्वेंसी कम है, ठीक है। लो पिच साउंड होगी इसकी, इसकी हाई पिच साउंड होगी, ठीक है। हाई पिच साउंड कोरिस्पॉन्ड्स टू मोर नंबर ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। इसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ज़्यादा होंगे, देखो दिख रहा है ना, इसमें ज़्यादा हो रहे हैं, इसमें कम हो रहे हैं, ओके। हाई पिच वाली में ज़्यादा होंगे और लो वाली में कम होंगे। लो फ्रिक्वेंसी हैव हाई पिच, सॉरी, लो पिच साउंड हैव लो फ्रिक्वेंसी एंड हाई पिच वाली जो है वो क्या कर रखेगी, उसकी क्या होगी, हाई फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। और देखो ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड कंडीशंस वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज टू प्रोड्यूस साउंड्स ऑफ डिफरेंट पिच। वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप की फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे आपका देख लो, ढोलक में से अलग तरह की आवाज़ आती है, कोई आपके पास घर में बॉक्स रखे हैं उसमें से अलग तरह की आवाज़ आती है, ठीक है, इस टाइप से। क्वालिटी ऑफ ए टिम्बर, देखो ये जो टिम्बर होती है, ये टिम्बर होती है, ये क्या होती है, एक लय होती है, टोन होती है, ठीक है। ये जो क्वालिटी है या फिर टिम्बर है, ये साउंड की आप क्या कर सकते हो, इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। एक आवाज़ से दूसरी आवाज़ को अलग कर सकते हो इसको पहचान के, ठीक है। एनेबल अस टू, ये क्या करती है, हमें एनेबल करती है टू डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम अनदर साउंड, एक साउंड से दूसरे साउंड को अलग करने के लिए हमें एबल बनाती है, ठीक है। हम इजीली पहचान सकते हैं, ठीक है। सेम पिच और सेम लाउडनेस की हो तो भी हम उसको पहचान सकते हैं। साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड ए टोन, सिंगल फ्रिक्वेंसी की साउंड को हम टोन बोलते हैं, ठीक है। ये टिम्बर की क्वालिटी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर सिंगर्स होते हैं उनकी हम टोन भी मीन साउंड भी अलग से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। देखो एक जो सिंगल फ्रिक्वेंसी की साउंड होती है उसको आप टोन बोलते हो, ठीक है, एक फ्रिक्वेंसी की। और जो साउंड प्रोड्यूस बाय मिक्सचर ऑफ फ्रिक्वेंसीज, बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज को जब मिक्स कर देते हैं तो उसको बोलते हैं नोट, ठीक है। नोट्स बनाते हो तो उसमें बहुत कुछ लिखते हो ना, आप ऐसे याद रख सकते हो, उसको नोट बोलते हैं। और ये आपको खुशी मिलती है इसको सुन के, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो इकट्ठे आपके साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, सुनने में अच्छे लगते हैं। नॉइज़ इज़ अनप्लेजेंट, नॉइज़ क्या होती है आपकी, जो आपको अच्छी नहीं लगती ईयर्स को, उसको आप बोलते हो नॉइज़, ठीक है। और म्यूज़िक क्या है आपका, प्लेजेंट टू ईयर है एंड इज़ ऑफ रिच क्वालिटी, ये हाई क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्पीड ऑफ साउंड एट लाइट, ये क्या होती है, देखो जो साउंड की स्पीड होती है ना वो आपकी एयर में तो होती है 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एयर में 344 मीटर पर सेकेंड होती है 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और ये जो होती है 331 मीटर पर सेकेंड होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। मीन्स टेम्परेचर कम है तो उसकी स्पीड भी कम होती है, ओके। टेम्परेचर ज़्यादा है, इतने 22 डिग्री पे है तो ज़्यादा होती है स्पीड, ठीक है। और देखो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। ये स्पीड ऑफ लाइट आपकी याद रखनी है आपने, फिजिक्स में अगर आप +1 में 2 में कहीं भी जाते हो ये हर जगह काम आएगी। देखो द स्पीड ऑफ लाइट इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड, जो लाइट की है आपको साफ साफ दिख रही है कि इससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इंटू 10⁸ बहुत ज़्यादा होगी, इससे बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है। लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और ये क्या है, यही रीज़न है वाई इन रेनी सीजन, जब रेनी सीजन होता है, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट, पहले आपको क्या दिखती है, फ्लैश ऑफ लाइट दिखती है, बाद में साउंड ऑफ थंडर आपको सुनाई देती है, ठीक है। थोड़ी देर बाद सुनाई देती है लाइट के गिरने के, ठीक है। पहले आपको फ्लैश ऑफ लाइट दिखती है, उसके बाद आपको साउंड दिखती है, साउंड सुनती है, ठीक है, ओके। साउंड सुनाई देती है। फिर क्या होता है, थ्रो बोथ आर प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम इन क्लाउड्स, जबकि ये दोनों क्या होती हैं, एक ही टाइम में क्लाउड में से फॉर्म होती हैं, ठीक है, प्रोड्यूस्ड होती हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, डिफरेंट मीडिया में साउंड की स्पीड कैसी होती है, देखो जिस मीडियम से आपकी जो साउंड है वो प्रोपेगेट करती है, मीन्स ट्रैवल करती है, या होके गुजरती है, पास होती है, तो वो क्या होता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कोई, ठीक है, कोई भी मीडियम हो सकता है। जो स्पीड है ना साउंड की वो डिपेंड करती है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम के
मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, थ्रू विच इट ट्रेवल्स एंड द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। ये एक तो उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, एक उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये जो स्पीड है ना साउंड की, वो क्या करती है, सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाते टाइम डिक्रीज करती है, ठीक है। सॉलिड में ज़्यादा होती है स्पीड, लिक्विड में कम होती है, गैसियस स्टेट में उससे कम होती है साउंड की स्पीड, ठीक है। और जो ये क्या होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो ना आप, तो उससे क्या होता है, आपका स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाती है। वो क्यों होती है, देखो जैसे ही आपका मॉलिक्यूल्स होंगे जो हाई टेम्परेचर पे होते हैं ना, उनके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, ठीक है। जैसे ही उनको एनर्जी प्रोवाइड, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो उनको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, और वो क्या करेंगे, फास्टली वाइब्रेट करने लग जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, आपका उसमें साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। और इसमें देखो सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में कैसे होती है, सॉलिड में ज़्यादा क्यों होती है, देखो जैसे ही एक पार्टिकल दूसरे से स्ट्राइक करेगा, ठीक है, उसको वाइब्रेट करने के लिए कह देगा। और ये सॉलिड में क्या होते हैं, पास पास होते हैं पार्टिकल्स, जितने ज़्यादा पास पास होंगे उतनी ज़्यादा उनमें दूसरे को जल्दी वाइब्रेट करते जाएंगे, तो वो क्या होगी, उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब भी कोई, ये सोनिक बूम क्या होता है आपका, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो उसकी स्पीड क्रॉस कर जाती है साउंड की स्पीड को, ठीक है। ऑब्जेक्ट की स्पीड जब साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाती है, तब कौन सा होता है, वो सुपरसोनिक स्पीड कहलाती है, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, बुलेट्स हो गए, रॉकेट्स हो गए, ये सब सुपरसोनिक स्पीड से जाते हैं, ठीक है। सुपरसोनिक स्पीड होती है इनकी। मीन्स आप कह सकते हो कि जो सोनिक बूम है, ये क्या है, साउंड है एसोसिएटेड विद द शॉक वेव्स के साथ एसोसिएटेड है, जो क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स थ्रू द एयर फास्टर दैन दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। जो क्या करता है, ट्रैवल करता है, एयर में ट्रैवल करता है, मीन्स स्पीड ऑफ साउंड से फास्टर, ठीक है। सोनिक बूम्स देखो, सोनिक बूम्स के पास क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। जो क्या करता है, बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर को एक्सर्ट करता है, और फिर उससे क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होती है, कोज्ड बाय शॉक वेव्स प्रोड्यूस ए लाउड बर्स्ट। ये एक तरह का बर्स्ट प्रोड्यूस करती है, जिसको आप सोनिक बूम बोलते हो। और वो क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस अनटोलरेबल लाउड नॉइज, वो ज़्यादा शोर प्रोड्यूस करता है, विच कॉजेज पेन इन आवर ईयर्स, हमारे ईयर्स में इसकी वजह से पेन होने लग जाता है। शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैव इनफ एनर्जी टू शटर ग्लास एंड कैन इवन डैमेज बिल्डिंग्स। ये ग्लास को तोड़ने, ब्रेक करने की भी इनमें इतनी एनर्जी होती है, और क्या होता है, इसमें बिल्डिंग्स को डैमेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा जिसकी आवाज़ बिल्कुल ख़राब सी हो, एकदम चिल्लाए, तो उसके सामने कांच का गिलास रख के देखना, टूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मीन्स माइक वगैरह में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव क्या होती है, देखो द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे किसी हार्ड सरफेस से टकरा के वापस आ जाती है, उसको बोलते हो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। इट कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एनी सरफेस वेदर इट इज स्मूथ और रफ। ये किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो सकती है, चाहे वो स्मूथ हो चाहे वो रफ हो, ठीक है। साउंड इज रिफ्लेक्टेड इन सेम वे एज लाइट एंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विच आर एज फॉलोज। ये जो साउंड होती है ना, वो जो लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, सेम उसके रूल्स को फॉलो करती है, ओके। देखो जैसे इंसिडेंट साउंड वेव आपने ले ली एओ, ये वाली, ठीक है, ये इंसिडेंट कर रही है, ये रिफ्लेक्टेड होगी, ठीक है। और देखो ये हो गया आपका नॉर्मल, जो सेम लाइट वाला प्रोसीजर है, लाइट ऐसे आती है फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये नॉर्मल होता है उसका। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ ऑल थ्री लाई इन सेम प्लेन, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। यही आपका लाइट के लिए रूल होता है। नेक्स्ट देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये वाला एंगल है इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, ओके। नेक्स्ट देखो, इको क्या होती है, जब कोई पर्सन आपका क्या करता है, एम्प्टी हॉल में शाउट करता है, चिल्लाता है। हाँ, पहले तो क्या होता है, हिज ओरिजिनल साउंड, उसकी ओरिजिनल साउंड हमको सुनती है। उसके बाद क्या होता है, रिफ्लेक्टेड साउंड, पीछे से और आवाज़ भी आती है, ठीक है, उसी शाउट की, उसी चिल्लाने की एक और आवाज़ सुनती है आपको। सो द रिपीटेशन ऑफ साउंड, ये रिपीट होती है आवाज़, मीन्स कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड एन इको। जैसे आप एम्प्टी रूम में चिल्लाते हो, तो क्या होता है, आपको एक तो वही आवाज़ सुनती है, एक और आवाज़ पीछे से और सुनती है। तो पहले तो आपको वो आवाज़ सुनती है, फिर वो रिफ्लेक्शन की वजह से दूसरी आवाज़ भी सुनती है, ठीक है। द सेंसेशन ऑफ, इसको आप इको बोलते हो। सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। देखो जो हमारे माइंड में या ब्रेन में कुछ भी आपकी स्टोरेज रहती है ना साउंड की, वो 0.1 सेकेंड के लिए रहती है, ठीक है। तो हमें दूसरी इको को सुनने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, उनके बीच में टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में 0.1 सेकेंड का होना चाहिए किसी इको को सुनने के लिए, ठीक है। अगर इतना टाइम डिफरेंस होगा तभी हमको इको सुनेगी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड इज 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी साउंड, वो क्या होगा आपका, स्पीड इंटू में टाइम। उसकी स्पीड कितनी होती है साउंड की,
344 सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड होती है। 22 डिग्री सेल्सियस पे हमने अभी पढ़ा था। इनटू में टाइम जितना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम इसका फॉर्मूला आता है ना डिस्टेंस का। तो इससे आपने क्या कर लिया, डिस्टेंस निकाल लिया। इको विल बी हियर्ड इफ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्स्टेकल इज 17.2 मीटर। ठीक है, देखो हमने ये डिस्टेंस निकाला था 30.4 मीटर। अब अगर आपको सुननी है, इको सुननी है, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, ताकि हम क्या कर सकें, फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट इकोज। ठीक है, तो 17.2 मीटर आना चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या होगा, विल चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज होने के साथ ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि साउंड की जो स्पीड है वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट होती है। ठीक है, अब देखो इकोज में भी हियर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से इकोज एक से ज़्यादा बार भी सुनी जा सकती हैं। ठीक है, द रोलिंग ऑफ थंडर इज ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड फ्रॉम ए नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज सच एज क्लाउड्स एंड लैंड। जो आपकी वो बिजली एक तरह से रोल करती हुई आपको दिखती है, ठीक है, रोलिंग ऑफ थंडर, वो किस वजह से होता है, सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस की वजह से बहुत सारी रिफ्लेक्शंस हो जाती हैं। ठीक है, साउंड की फ्रॉम ए नंबर ऑफ मीन्स आपको गड़गड़ाहट सुनती है ना, थंडर का मीनिंग आप यहाँ पे ये लग सकते हो, उसकी आवाज़ आपको बहुत सारी रिफ्लेक्शन की वजह से सुनती है। ठीक है, साउंड की वो किस किस जगह से, बहुत सारी जगह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक तो सरफेसेस से हो जाती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस से, जैसे क्लाउड्स हो गए और जैसे लैंड होगी, इन सब से आपकी जब वो रिफ्लेक्ट होती है तब आपको गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनती है। ठीक है, अब देखो रिवर्बरेशन क्या होता है। रिवर्बरेशन का मतलब होता है गूंजना। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन बिग होल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शंस फ्रॉम वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ वॉल इज नोन एज रिवर्बरेशन। ठीक है, बहुत सारे जैसे आपका साउंड का बिग होल से रिपीट होना, रिपीट रिफ्लेक्शन होते हैं ना, वॉल से, सीलिंग से और किसी फ्लोर से, बहुत सारे जब आपकी रिफ्लेक्शन हो जाती है तब क्या होता है, रिवर्बरेशन होती है। ठीक है, गूंजती है आपकी आवाज़। दिस अकर्स देन व्हेन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड ओवरलैप। जब ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड ओवरलैप कर लेती हैं, एक दूसरे को कवर कर लेती हैं, तब ये होती है। ठीक है, फॉर ऑब्जर्वेशन टू अकर, इसको रिवर्बरेशन को होने के लिए रिफ्लेक्शन अकर्स एट लेस दैन 17 मीटर डिस्टेंस। रिफ्लेक्शन जो आपकी 17 मीटर से कम डिस्टेंस पे होनी चाहिए। ठीक है, देखो ए शॉर्ट रिवर्बरेशन इज डिजायरेबल इन ए कंसर्ट हॉल वेयर म्यूजिक इज बीइंग प्लेड। ठीक है, देखो छोटी सी रिवर्बरेशन जो गूंज होती है वो आपको अच्छी लगती है। ठीक है, मीन्स आपको आकर्षक, अट्रैक्टिव लगती है, जहाँ पे क्या होता है, वेयर म्यूजिक इज़ बीइंग प्लेड, जहाँ पे म्यूजिक प्ले हो रहा होता है। ठीक है, एज इट बूस्ट द साउंड लेवल, क्योंकि ये क्या करता है, आपका साउंड लेवल को अच्छा बनाने का काम करता है एक तरह से। बट एक्सेसिव रिवर्बरेशन जब ज़्यादा हो जाती है गूंज, तो क्या होता है, इज़ हाईली अनडिज़ायरेबल, तभी आपको अच्छी नहीं लगती। बिकॉज साउंड बिकम्स ब्लड हो जाती है, डिस्टोर्ड हो जाती है और कंफ्यूजिंग हो जाती है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट साउंड बहुत सारी उसमें क्या कर लेती हैं, ओवरलैप कर लेती हैं। टू रिड्यूस रिवर्बरेशन, इसको कम करने के लिए रूफ एंड वॉल्स ऑफ द ऑडिटोरियम आर जनरली कवर्ड विद साउंड अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स। तो ये क्या करते हैं, आपके ऑडिटोरियम जहाँ पे बने होते हैं आपके स्कूल्स में, तो उसमें क्या करते हैं, उसको जो आपकी वॉल्स बनाते हैं ना या फिर रूफ्स बनाते हैं, उनको क्या करते हैं, साउंड को वो एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक कम करें, तो ऐसे ही बना के रखते हैं। ठीक है, लाइक कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, इस टाइप से कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड से बनाते हैं, या फिर रफ प्लास्टर से। ठीक है, और या फिर ड्रेपरीज से बनाते हैं। ओके, देखो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन साउंड के यूज़ कहाँ पे होते हैं। देखो ये वर्किंग डिवाइसेस में काम आती है, जैसे मेगाफोन, होल्स, स्टेथोस्कोप और साउंड बोर्ड में भी काम आती है। ठीक है, और ये डिवाइसेस जो है इन्वॉल्व मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड वेव्स। इन डिवाइसेस में क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाला आपका मटेरियल लगा होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट मेगाफोन या हॉर्न क्या होता है आपका। मेगाफोन आपने वो स्पीकर तो सबने देखे होंगे ना, लाउड स्पीकर इस टाइप की शेप के, कोन की शेप के होते हैं, ऐसे ऊपर लगा देते हैं रूफ पे लगा देते हैं मीन्स, और फिर उससे क्या होता है, आपकी लार्ज साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, साउंड को बढ़ा के इंक्रीज करके वो आगे पास करते हैं। ठीक है, ये इस टाइप की डिवाइस होती है, और एम्पलीफाई एंड सेंड द वॉइस ऑफ पर्सन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इनटू हु स्पीक्स इन, जो इसमें बोलता है ना उसको हाईली साउंड में प्रोड्यूस करके आगे पास कर देते हैं। ठीक है, जब वो पर्सन नैरो वाली पार्ट में बोलता है ना, जाके नैरो एंड ऑफ मेगाफोन ट्यूब, द साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड आर प्रिवेंटेड फ्रॉम स्प्रेडिंग बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस
फ्रॉम द वाइडर एंड ऑफ द मेगाफोन ट्यूब। ये जो वाइडर वाला एंड होता है ना, इससे क्या होता है, आपकी सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस होती हैं और इसको ये स्प्रेड होने से रोकती हैं यहाँ पे, तो इसको सक्सेसिव रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर देती हैं और इससे क्या होता है, वॉइस आपकी एम्पलीफाई हो जाती है, मीन्स इंक्रीज हो जाता है वॉइस का लेवल और वो लॉन्गर डिस्टेंस तक पास हो जाती है। ठीक है, स्टेथोस्कोप क्या होता है, देखो ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वाले मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया जाता है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, सबने देखा होगा। हार्ट बीट वगैरह चेक करते हैं इससे, लंग्स में जो लंग्स भी चेक करते हैं। ठीक है, और क्या होता है इससे, उसकी साउंड को सुनते हैं मीन्स लंग्स और हार्ट की। द साउंड ऑफ हार्ट बीट्स और लंग्स रीचेस टू डॉक्टर्स ईयर्स बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। इसमें भी क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं तो और वो डॉक्टर्स के ईयर्स तक पहुंचती हैं। अब देखो साउंड बोर्ड क्या होता है, ये कंकेव बोर्ड होता है। ठीक है, कर्व्ड बोर्ड होता है एक तरह से इस टाइप का, ये कंकेव शेप होगी ना। प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज इन बिग होल्स। और ये क्या होता है, ये जो स्टेज होती है ना आपकी बड़े बड़े होल में, उसके पीछे रखा जाता है इसको, सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम साउंड बोर्ड से जब आपकी साउंड आए तो वो रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाए, स्प्रेड्स इवनली अक्रॉस द विड्थ ऑफ द होल। तो उसकी विड्थ के जो आपके होल की विड्थ होती है उसके अक्रॉस क्या हो जाए, वो स्प्रेड हो जाए। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे आएगी ये जैसे ये आपके कर्व साउंड बोर्ड है ये वाला। ठीक है, ये साउंड रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। ये पर्सन्स जो है आपके ये होल में बैठे हुए हैं, ये होल है आपका, यहाँ पे पर्सन्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब ये आपके ये कोई सोर्स है जहाँ पे साउंड आ रही है। ठीक है, तो ये जब साउंड आएगी यहाँ से, ऐसे साउंड आ रही है, इसके पास जाके टकराएगी तो बैक आएगी, सारे पर्सन्स तक पहुँच जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आपको साउंड सुनती है। अब और देखो इसमें कहीं कहीं क्या होता है, आपकी सीलिंग्स जो छतें होती है ना, जैसे आपके सिनेमा हॉल्स की होगी या फिर कॉन्फ्रेंस रूम की होगी या फिर कंसर्ट हॉल्स की होगी, उनकी छतों के ऊपर क्या होता है, ऐसे कर्व शेप का आपका लगा हुआ होता है। ठीक है, कर्व्ड होती हैं, कर्व्ड बनी होती है, ताकि जब भी साउंड प्रोड्यूस हो तो वो क्या हो, ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होकर सारे ऑडियंस तक पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट देखो रेंज ऑफ हियरिंग क्या होती है, आप कितनी रेंज तक सुन सकते हो। एवरेज फ्रिक्वेंसी रेंज ओवर विच द ह्यूमन ईयर सेंसिटिव, ह्यूमन ईयर कहाँ तक सुन सकता है उसको बोलते हो ऑडिबल रेंज। ठीक है, वो क्या होती है आपकी ह्यूमन की 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, या फिर इसको 20,000 हर्ट्ज को आप 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हो। ठीक है, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एंड सम एनिमल्स सच एज डॉग्स कैन हियर अप 25,000 हर्ट्ज। जैसे वो जो बच्चे 5 ईयर से कम एज के होते हैं या फिर जो एनिमल्स हैं वो कहाँ तक सुन सकते हैं, 25,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ज़्यादा सुनने की उनकी पावर होती है। एज पीपल ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एयर की सेंसिटिविटी कम होती जाती है। ठीक है, लेस सेंसिटिव टू हायर, मीन्स हायर एंड लोअर फ्रिक्वेंसीज, इन फ्रिक्वेंसीज के लिए उनके ईयर्स जो होते हैं वो लेस सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स उनको कम सुनने लग जाता है। इंफ्रासोनिक साउंड क्या होती है, द साउंड फ्रिक्वेंसीज लोअर देन 20 हर्ट्ज, मीन्स 20 से कम फ्रिक्वेंसी की जो साउंड्स होती हैं उनको बोलते हो इंफ्रासोनिक साउंड्स। ठीक है, और या फिर इनको इंफ्रा साउंड भी बोलते हैं सिंपली, विच कांट बी हियर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स इनको सुन नहीं सकते, जैसे अर्थक्वेक्स होते हैं एंड सम एनिमल्स लाइक वेल्स, एलिफेंट्स एंड रेनोसोरोसिस, जो मीन्स इनको गैंडा बोलते हैं, गैंडे वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या होती है, जो आपकी क्या होती है 5 हर्ट्ज की होती है। ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स गेट डिस्टर्ब एंड स्टार्ट रनिंग हेयर एंड देयर जस्ट बिफोर द अर्थक्वेक अकर। जैसे ही अर्थक्वेक आने वाला होता है उससे पहले जो एनिमल्स हैं वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये किस लिए होता है, अर्थक्वेक जो है ना लो फ्रिक्वेंसी की इंफ्रा साउंड प्रोड्यूस करते हैं बिफोर मेन शॉक वेव्स प्रोड्यूस करने से पहले। ठीक है, मेन शॉक वेव्स जब वो प्रोड्यूस करते हैं, स्टार्ट होती हैं उनकी, तो उससे पहले वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लो फ्रिक्वेंसी की इंफ्रा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या होती हैं विच पॉसिबली अलर्ट द एनिमल्स। जो एनिमल्स सुन लेते हैं, उनको एनिमल्स को पता चल जाता है तो वो क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड कौन सी होती है, जो जिस साउंड की फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उसको अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हो या फिर सिंपली अल्ट्रासाउंड्स भी बोलते हो। ठीक है, जो क्या होती है ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते, ह्यूमन बींग्स तो क्योंकि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। डॉग्स जो है ना वो इस साउंड को सुन सकते हैं। डॉग्स कहाँ तक सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड को 50,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20,000 से जो ऊपर वो अल्ट्रासोनिक है चाहे कितनी भी हो, 50,000 तक डॉग्स सुन सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ वाई बिकॉज वाई डॉग्स आर यूज फॉर डिटेक्टिव वर्क बाय पुलिस। तो डॉग्स जो होते हैं वो डिटेक्टिव वर्क के लिए काम करते हैं, पुलिस के लिए यूज़ में आते हैं। ठीक है, बैट्स, डॉल्फिन्स और जो आपके पोर्पोइजेज हैं कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड्स।
ये जो पोर्पोइज है ये भी आपके एक टाइप की फिश ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका आता है हियरिंग एड। क्या होती है? वो कान में लगाते हैं ना सुनने वाली मशीन, वो क्या होती है? ये डिवाइस है यूज्ड बाय पीपल हु कैन हार्ड ऑफ हियरिंग, जिनको सुनने में कठिनाई होती है वो इसका यूज़ करते हैं। ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होती है। ये क्या करती है? साउंड को रिसीव करती है थ्रू माइक्रोफोन। इसके अंदर माइक्रोफोन लगा होता है विच कन्वर्ट्स द साउंड वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। माइक्रोफोन पहले क्या करता है? रिसीव करता है साउंड को, और फिर क्या करता है? उसको साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या क्या होते हैं? फिर एम्पलीफाई हो जाते हैं, ठीक है। एम्पलीफायर लगा था उसमें, उसके द्वारा वो एम्पलीफाई हो जाता है, मीन्स हाईली फ्रिक्वेंसी हो जाती है उनकी, ठीक है। हाईली फ्रिक्वेंसी मीन्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, साउंड को हाई करके प्रोड्यूस करते हैं उसमें फिर, ठीक है। द एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर गिवन टू स्पीकर ऑफ द हियरिंग एड। तो वो वाला सिग्नल जो है एम्पलीफाई किया हुआ, ज़्यादा मीन्स कम आवाज़ को ज़्यादा आवाज़ में कन्वर्ट करके उसको हियरिंग एड तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आता है? स्पीकर जो है उसमें लगा हुआ होता है, एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट कर देता है एंड देन सेंस्ड इट टू द ईयर फॉर क्लियर हियरिंग। तो उसको क्या करता है? फिर ईयर तक पहुंचा देता है, ज़्यादा आपको क्लियर आवाज़ सुनती है फिर, ठीक है। अल्ट्रासाउंड एंड इट्स एप्लीकेशंस क्या है? देखो, अल्ट्रासाउंड जो होती है हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं, आपको पता है। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विदाउट बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर्स। वो क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है बिना बेंड किए। दे कैन पेनिट्रेट इनटू मैटर टू लार्ज एक्सटेंट। वो मैटर को भी पेनिट्रेट कर देती है, ठीक है, मीन्स चीर के निकल जाना, इस टाइप से बोल सकते हो। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज़ के लिए की वजह से इनको कहाँ का यूज़ किया जाता है? इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है, मेडिकल पर्पज़ के लिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आपको दी हुई हैं। इन क्लीनिंग माइन्यूट पार्ट्स ऑफ मशीन्स। देखो, मशीन्स के कुछ पार्ट्स को क्लीन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। देखो, जो जहाँ पे हम जैसे ट्यूब्स वगैरह की स्पाइरल शेप होती है, वहाँ पे आसानी से हम सफाई नहीं कर सकते उनकी। ओड शेप से होती है मशीन। कुछ और क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सेट्रा, ये सब हो गई, इनकी सफाई के लिए यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स टू बी क्लीन आर प्लेस्ड इन क्लीनिंग सोल्यूशन। उनको पहले क्लीनिंग सोल्यूशन में रख देते हैं जिसको क्लीन करना है, ठीक है। और अल्ट्रासोनिक वेव्स को वहाँ पे सेंड करते हैं उस सोल्यूशन में। ड्यू टू देयर हाई फ्रिक्वेंसी, उनकी हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से अल्ट्रासाउंड वेव्स स्टिर अप द सोल्यूशन। उसको सोल्यूशन को पूरे को उसमें रोल अप हिला के छोड़ देती हैं, ठीक है। हैंस द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, उसमें से क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, ग्रीस एंड डर्ट वाइब्रेट टू मच, बहुत ज़्यादा उसमें वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। वाइब्रेट होने की वजह से वो क्या करते हैं? लूज हो जाते हैं, ठीक है। उसके साथ चिपके नहीं रहते, उस जहाँ से जिससे अपने अलग करने हैं उससे अलग हो जाते हैं। गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड फॉल इनटू द सोल्यूशन। वो सोल्यूशन में जाके गिर जाते हैं और उसकी सफाई हो जाती है, ठीक है। इन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए अल्ट्रासाउंड क्या होता है? यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी सच एज लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, किडनीज, यूटेरस, और किसी लिए हार्ट के लिए, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या होती हैं? पेनिट्रेट कर सकती हैं वो, ठीक है, मीन्स अंदर जा सकती हैं ह्यूमन बॉडी, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज गेट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट वेज फ्रॉम ए रीजन, ओके। और बहुत सारे टिश्यूज़ तक भी जा सकती हैं, मीन्स वो इंटरनल पार्ट पूरे तक पहुंच सकती हैं, ठीक है। इस वे में हम ये क्या करती हैं? अल्ट्रासाउंड हेल्प्स अस टू सी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड टू गिव पिक्चर्स ऑफ इनर ऑर्गन्स बाय कवरिंग इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो इसको क्या करती हैं? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमको प्रोवाइड करवा देती हैं कि अंदर का क्या सिस्टम है, ठीक है। दीज पिक्चर्स और इमेजेस आर देन डिस्प्लेड ऑन ए मोनीटर और प्रिंटेड ऑन ए फिल्म। या तो इनको फिल्म के ऊपर एक प्रिंट कर दिया जाता है या फिर इनको मॉनिटर में डिस्प्ले कर दिया जाता है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज अल्ट्रासोनोग्राफी। इसको अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हो। अल्ट्रासोनोग्राफी इज यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ fetus ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और टू डिटेक्ट एनी ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज़। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। विच हेल्प्स इन टेकिंग द नेसेसरी एक्शन टू रेक्टिफाई द एबनॉर्मेलिटीज़। तो कुछ एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है कुछ, तो उसको सही करने के लिए, एक्शन लेने के लिए उसमें यूज़ किया जाता है। इसमें हेल्प करती है मीन्स ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अल्ट्रासोनिक जो है आपका स्कैनर है, ये क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है ये क्या करता है? इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर्स की हेल्प करता है डिटेक्ट करने के लिए एबनॉर्मलिटीज़ को, जैसे आपका स्टोन्स होगी गॉल ब्लैडर में, किडनी में होगी, या फिर ट्यूमर्स हो गए किसी डिफरेंट ऑर्गन्स में, ठीक है। कुछ अदर एलिमेंट्स हो गए, उनको डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डायग्नोजिंग हार्ट डिजीजेज। ये क्या करता है? डायग्नोज मीन्स डिटेक्ट करने के लिए हार्ट की डिजीजेज को बाय स्कैनिंग द हार्ट फ्रॉम इनसाइड। हार्ट को इनसाइड से स्कैन कर लिया जाता है, फिर उससे क्या हो जाता है? डायग्नोज डिटेक्ट हो जाती है भी कौन सी उसमें डिजीज़ है, ठीक है। ये इस टेक्निक को क्या बोलते हो आप? इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है।
और अल्ट्रासाउंड में भी एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनीज। जो किडनी में आपके स्टोन्स हो जाती है ना, तो इसको क्या करते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए भी काम यूज़ किया जाता है, ठीक है। और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, विच लेटर गेट फ्लश्ड आउट विद यूरिन, जो क्या होता है बाद में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। फिर उससे क्या होता है, इस वे में क्या होता है, पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है पेन से। और इंडस्ट्रीज़ में इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में क्या करते हैं इसको, फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज, ठीक है। क्रैक्स मीन्स उसमें जो क्रैक वगैरह आ जाते हैं मेटल ब्लॉक्स में, उनको चेक कर लिया जाता है विदाउट डैमेजिंग दैम, ठीक है, बिना उनको डैमेज किए। मेटल ब्लॉक्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग स्ट्रक्चर्स लाइक ब्रिज, मशीन्स एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट इन सब चीज़ों में इनका मेटल ब्लॉक्स का यूज़ किया जाता है। इफ़ देयर आर सम क्रैक्स, अगर उसमें कुछ क्रैक्स होंगे या फिर फ्लॉज होंगे मेटल ब्लॉक्स में, तो वो क्या होंगे, इनविजिबल होते हैं, आउटसाइड से हमें दिखते नहीं है, ठीक है। रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसकी को वो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, कम कर देते हैं उसकी स्ट्रेंथ को, मीन्स उसको एकदम से पूरा परफेक्ट नहीं रहने देते। दिस कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड, तो इसको डिटेक्ट कर सकते हैं हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके। ये क्या होता है, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एन इंटरनल क्रैक और होल डज नॉट अलो अल्ट्रासाउंड टू पास थ्रू इट, तो इससे क्या होता है, अल्ट्रासाउंड को पास करके देखते हैं, जहाँ पे वो होल होता है वहाँ से वो पास नहीं हो पाती, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द अल्ट्रासाउंड, तो ये क्या करता है, अल्ट्रासाउंड को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स आर अलाउड टू पास थ्रू वन फेस ऑफ मेटल ब्लॉक, एक फेस से उसको पास करते हैं टेस्ट करने के लिए। एंड डिटेक्टर्स आर प्लेस्ड ऑन द अपोजिट फेस, दूसरे फेस पे क्या लगा देते हैं, डिटेक्टर्स लगा सकते हैं मेटल पे ब्लॉक के, ठीक है। और मीन्स उसको डिटेक्ट करने के लिए ट्रांसमिटेड, जो उसमें से ट्रांसमिट होगी मीन्स आगे चलेगी, और कौन सी उसमें से रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। इफ़ देयर इज़ इवन ए स्मॉल डिफेक्ट, अगर वहाँ पे कोई भी स्मॉल डिफेक्ट भी होता है तो अल्ट्रासाउंड वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड बैक, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। इससे पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई फ्लो है या फिर वहाँ पे कोई होल है, ठीक है। देखो इस टाइप से करते हैं ये टेस्ट। यहाँ पे आपके अल्ट्रासाउंड वेव्स पास करेंगे, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर यहाँ पे लगे हुए होते हैं, तो ये क्या होती हैं, यहाँ से सीधे ट्रांसमिट हो रही हैं ये वाली रेज, तो ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, होल है, ठीक है, क्रैक है कोई, उसको आप पहचान सकते हो इजीली, ओके। ऑर्डिनरी साउंड वेव्स कांट बी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द फ्लोज इन मेटल ब्लॉक्स, ऑर्डिनरी साउंड को हम यूज़ नहीं कर सकते इसके लिए, ठीक है, बिकॉज दे विल बेंड अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द डिफ्लेक्टिव लोकेशन, डिफेक्टिव लोकेशन के कॉर्नर्स पे हो जाके बैंड हो जाती हैं। देयर फॉर एंटर द डिटेक्टर, तो वो क्या करती हैं, डिटेक्टर में एंटर कर जाती हैं, मीन्स उसमें आपको दिख जाएंगी, फिर यहाँ से एंटर कर जाएंगी डिटेक्टर में, फिर आपको पता नहीं चलेगा वहाँ पे होल है या नहीं, ठीक है। यूज़ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स बाय बैट्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स का बैट्स कैसे यूज़ करती है, देखो बैट्स क्या करती हैं, अपने शिकार के लिए सर्च करती हैं, ठीक है, प्रे मीन्स शिकार होता है। फ्लाई इन डार्क नाइट में उड़ती हैं ये, बाय एमिटिंग एंड डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो ये क्या करती हैं, एमिट करती हैं मीन्स छोड़ती हैं और डिटेक्ट भी करती हैं रिफ्लेक्शंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। द मेथड यूज्ड बाय सम एनिमल्स लाइक बैट्स, टोरटोइज और क्या आता है, डॉल्फिन्स टू लोकेट द ऑब्जेक्ट्स बाय हियरिंग द इकोज ऑफ देयर अल्ट्रासोनिक स्वीक्स इज नोन एज इकोलोकेशन। मीन्स ये बैट्स वगैरह ये सब क्या करते हैं, एक आपकी अल्ट्रासोनिक स्क्वीक मीन्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उसको सुनते हैं वापस, जब वो और किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होके जाती है उन तक वापस पहुंचती है, तब वो उसको सुनते हैं कि कहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया ये और कहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हो, इस टाइप से वो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको आप इस प्रोसीजर को बोलते हो इकोलोकेशन, ठीक है। स्क्वीक मीन्स एक तरह से चीख की टाइप का हो गया, ठीक है, चीख निकलती है जैसे इनकी, अल्ट्रासोनिक स्क्वीक प्रोड्यूस करते हैं ये। देखो ये आगे दे रखा है, बैट्स क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी की आपकी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, इमिट करती हैं, छोड़ती हैं, और हाई पिच्ड अल्ट्रासोनिक स्क्वीक प्रोड्यूस करती हैं वाइल फ्लाइंग, जब उड़ती रहती हैं, और लिसन टू उसकी इकोज को, जब बैक रिफ्लेक्ट बैक होकर जाती है तो उनको सुनती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसके प्रे से मीन्स बाय रिफ्लेक्शन ऑफ देयर स्क्वीक्स फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स और प्रे इन देयर पाथ, मीन्स उनके कौन से ऑब्स्टेकल से या फिर प्रे से रिफ्लेक्ट बैक होकर आई हैं, तो इससे उनको पता चल जाता है शिकार का, ठीक है। फ्रॉम द टाइम टेकन बाय द इको टू बी हियर्ड, बैट्स कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल और प्रे एंड कैन अवॉइड द ऑब्स्टेकल बाय चेंजिंग द डायरेक्शन और कैच द प्रे, ठीक है। या तो फिर ये क्या करेगी, ऑब्स्टेकल होगा तो उसको ये डिटेक्ट कर लेगी, ठीक है, डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस मेजर करके डिटरमाइन कर लेती है उसका डिस्टेंस, तो ये क्या करेगी, अगर ऑब्स्टेकल होगा तो उसको अवॉइड करके चली जाएगी, और अगर प्रे होगा तो उसको जाके पकड़ लेगी, ठीक है। हाउएवर सर्टेन मोथ्स कैन हियर द हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक स्क्वीक्स ऑफ बैट, कुछ जो मोथ्स होते हैं
मीन्स मोथ्स में क्या होता है, कीट पतंगे होते हैं, वो क्या करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी वाली अल्ट्रासोनिक स्पीक को सुन सकते हैं बैठ के, और क्या कर लेते हैं फिर वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। फ्लाइंग नियर बाय आर एबल टू एस्केप फ्रॉम बीइंग कैप्चर्ड, और वो उड़ जाते हैं, दूर भाग जाते हैं, और क्या करते हैं उसके पकड़ने से बच जाते हैं, ठीक है, ताकि उनको पकड़ ना सके। देखो ये जैसे बैट है, ये क्या करेगी, ऐसे साउंड प्रोड्यूस करेगी, और फिर इसके जैसे ये प्रे है, कोई शिकार है इसका, इससे टकरा के वापस आएगी तो इसको डिटेक्ट कर लेगी कहाँ पे है, ठीक है। अगर कोई और ऑब्स्टेकल होगा तो वहाँ से उड़ जाएगी, उसको इग्नोर करके चली जाएगी, अगर प्रे होगा तो उसको जाके पकड़ लेगी। नेक्स्ट देखो सोनार क्या होता है। सोनार क्या होता है, इसको आपकी फुल फॉर्म होती है इसकी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये क्या होता है, एक apparatus होता है जिसको आप क्या करते हो, समुद्र जो होता है ना उसकी डेप्थ को आप मेज़र करने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। और उसकी जो अंडर वाटर जो होती हैं, पानी के नीचे बहुत सारी थिंग्स होती हैं, उनको क्या करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, लोकेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे शोल्स ऑफ फिश होगी, शिप ट्रैकर्स हो गए, और एनिमी सबमरीन्स होगी, ठीक है, इन सबको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट यूजेस अल्ट्रासाउंड सोनिक वेव्स, इसके लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उनकी डायरेक्शन और स्पीड अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की मेजर करने के लिए। देखो सोनार कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ट्रांसमीटर, डिटेक्टर और रिसीवर, ठीक है। जैसे इसमें दिखाया हो आपको ट्रांसमीटर, ठीक है, और ये क्या है, रिसीवर है। और उसके बाद देखो देखो इसमें क्या होता है, ट्रांसमीटर जो होता है ना प्रोड्यूस करता है आपका, प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स। इससे क्या होगा, आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स आएंगी यहाँ पे, ठीक है। दीज वेव्स ट्रैवल डाउन द वाटर सी वाटर टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द सी, यहाँ तक आके वो ट्रैवल करता है यहाँ तक, ठीक है। व्हेन अल्ट्रासोनिक वेव्स पल्स स्ट्राइक्स द बॉटम ऑफ द सी, जब ये पल्स आती है यहाँ पे आपके स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट बैक होती है इन द फॉर्म ऑफ इको की फॉर्म में वापस जाती है। तो इससे क्या होता है, डिटेक्टर से फिर यहाँ से जहाँ पे हमने रिसीव किया यहाँ पे एक डिटेक्टर लगाया होता है, उससे डिटेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी लेवल के नीचे कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो मीन्स डीप उसमें सी में कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं। देखो द डिटेक्टर कन्वर्ट्स द अल्ट्रासोनिक वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो डिटेक्टर होता है ना वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेता है। और फिर क्या होता है, विच आर अप्रोप्रिएटली इंटरप्रेटेड, जिनको हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेटेड अच्छे से मीन्स उनको समझ सकते हैं और उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द स्पीड ऑफ द साउंड। उसका डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड का पता लगा के, वेव इन वाटर, ठीक है। जितनी उसमें स्पीड ट्रैवल की नीचे ऊपर से नीचे तक, वो उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। और देखो नेक्स्ट, एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड, और इससे भी आप उसकी डिस्टेंस का पता लगा सकते हो, ओके। इससे क्या होगा, हमें सी की डेप्थ का पता चल जाएगा। लेट द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन अल्ट्रा साउंड सिग्नल भी टी, हमने मान लिया कि उसका टाइम टी है, ठीक है, ट्रांसमिट हुआ जब वो फिर वापस रिसीव हुआ तो उसका टाइम मान लिया टी। और द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू सी वाटर, स्पीड हमने मान ली वी। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, एक तो डी अंदर तक गया, ठीक है, एक वापस आया, दो डिस्टेंस हो गया ना हमारे पास, एक जो जब गया नीचे फिर वापस आया, 2D हो गया मीन्स डिस्टेंस। तो इट मीन्स आपने अब डिस्टेंस क्या निकल जाएगा आपका 2D, तो V इंटू टी, ठीक है। डिस्टेंस तो क्या होता है आपका, स्पीड इंटू में टाइम, V इंटू टी आ जाएगा। ये मेथड क्या होता है आपका, इको रेंजिंग बोलते हैं इसको यूज़ किस लिए करते हैं, डेप्थ ऑफ सी मेजर करने के लिए, लोकेट अंडर वाटर हिल्स, जो उसके नीचे हिल्स वैलीज या सब मेराइन आइसबर्ग्स कुछ भी पड़ा हुआ है, मीन्स संगन शिप पड़ा हुआ है, ठीक है, मीन्स उसमें धंसा हुआ शिप जैसे होता है, वो सब इससे आप डिटेक्ट कर सकते हो। देखो एक सबमरीन है जो प्रोड्यूस कर रही है अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑफ वेलोसिटी दे रखी है वाटर के अंदर, ऑफिसर रिसीव सिग्नल रिसीव कर रहा है आपका 50 सेकंड में, ठीक है, 50 सेकंड ऑफ एमिशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द सी, आपने डिस्टेंस निकालना है, मीन्स आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस निकाल सकते हो स्पीड इंटू में टाइम करके, ठीक है। अब इससे आपका निकल गया, तो उसके बाद देखो ये आपका क्या होता है, 2s के इक्वल होता है, ठीक है। जो आपने वो निकालना है, इसमें डिस्टेंस निकालना है, वो 2s के इक्वल होगा ना, 2 इंटू में उसकी, देखो ये तो आपने एक डिस्टेंस निकाला, जब वो उसको गेट बैक मिलेगा तो उसका डबल डिस्टेंस हो जाएगा। डबल डिस्टेंस किसके इक्वल आया आपका, तो 75,000 के, ठीक है, हमने अभी ऊपर किया भी था 2D के इक्वल होता है। तो ये क्या से क्या, यहाँ से आपका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, बाय में 2 करके ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ह्यूमन ईयर क्या होता है। ईयर्स आर सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प्स इन हियरिंग, सेंस ऑर्गन्स हैं जो आपके सुनने में हेल्प करते हैं साउंड को, ठीक है। ये क्या करते हैं, इट अलाउज टू कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशंस इन वेर एयर विद ऑडिबल फ्रिक्वेंसीज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच ट्रैवल टू ब्रेन। ये क्या करते हैं, आपकी जो प्रेशर वेरिएशंस होती है ना एयर में, उनको क्या करते हैं,
ऑडिबल फ्रिक्वेंसी के साथ मीन्स जितनी हमारी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी है उतनी को वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे वो, और उसको क्या करेंगे, हमारे ब्रेन तक पहुंचा देंगे, मीन्स आपके ऑडिटरी नर्व तक। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है ह्यूमन ईयर का। देखो ये कैसे वर्क करता है। इसके अंदर पहले तो आपका होता है आउटर ईयर। ओके, ये 3 कंपार्टमेंट्स का बना हुआ होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ये तो होता है आपका आउटर ईयर। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक आउटर ईयर। ओके, आउटर ईयर देखो, द पार्ट ऑफ ईयर विच वी सी आउटसाइड द हेड ऑफ द आउटर ईयर। ठीक है, इज द आउटर ईयर। ठीक है, जो हम बाहर देखते हैं उसको आउटर ईयर बोलते हैं। इसके पास क्या क्या होता है, ब्रॉड पार्ट, पिन्ना होता है। ठीक है, ये वाला जो ब्रॉड पार्ट है इसको आप पिन्ना बोलते हो। ठीक है, एंड अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग पैसेज कॉल्ड ईयर कैनाल। और यहाँ पे एक आपकी ईयर कैनाल होती है जिसको जो क्या होती है आपकी 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, मीन्स ये आपकी क्या होगी, ईयर कैनाल होगी। ठीक है, उसके बाद देखो, एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल ए थिन इलास्टिक एंड सर्कुलर मेम्ब्रेन ईयर ड्रम इज प्रेजेंट। यहाँ पे एक ना थिन और इलास्टिक होता है आपका मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देखो सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है एक, उसको क्या बोलते हो आप, ईयर ड्रम बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से इस शेप का होता है ये, इसको ईयर ड्रम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, फिर उसमें उसके बाद क्या होता है, ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिम्पैनम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके, इसको आप ये भी बोलते हो टिम्पैनम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हो। नेक्स्ट देखो, मिडल ईयर क्या होता है, इसके पास क्या होता है, 3 स्मॉल बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। ओके, देखो ये मिडल ईयर आ गया अब आपका। इसके पास देखो यहाँ पे आपका हैमर होता है। ठीक है, ये आपका यहीं पे एक एनविल होती है और यहाँ पे ये आपका स्टिरअप होता है। ओके, इस टाइप से ये तीनों क्या होते हैं एक दूसरे के साथ, ये तीनों क्या होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। एक एंड जो होता है हैमर का इज टचिंग द ईयर ड्रम। एक एंड जो देखो, ये हैमर का एक एंड जो है ये क्या कर रहा है, ईयर ड्रम को टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये ईयर ड्रम होता है ना आपका, अभी बताया था आपको, ये ईयर ड्रम को एक एंड टच कर रहा होता है इसका। ये जो आपका हैमर है, देखो ये हैमर है ना, इसका एक एंड इसको टच कर रहा है। और देखो उसके बाद नेक्स्ट, और जो दूसरे वाला फ्री हैंड होता है वो क्या करता है, ऑफ स्टिरअप इज टच्ड टू ओवल विंडो ऑफ इनर ईयर। ठीक है, ये देखो ये स्टिरअप है आपका। ठीक है, ये रहा, ये स्टिरअप है, ये क्या कर रहा है, ओवल विंडो को टच कर रहा है, ये ओवल विंडो है, इसको टच कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, द लोअर पार्ट ऑफ मिडल ईयर हैज़ ए नैरो ट्यूब कॉल्ड स्टेकन ट्यूब गोइंग टू द थ्रोट। और जो मिडल ईयर है ना उसके पास एक नैरो ट्यूब होती है और वो थ्रोट तक जाती है, उसको आप स्टेकन ट्यूब बोलते हो। ठीक है, मीन्स ये रही आपकी, देखो ये स्टेकन ट्यूब है और ये क्या गले तक जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मीन्स थ्रोट तक जाती है और ये आपका श्योर करती है, ये ऐसा मेंटेन करके रखती है कि इंश्योर करती है, मीन्स आपका बताती है कि इनसाइड जो प्रेशर है मिडल ईयर में और जो वो क्या हो सेम हो आउटसाइड के जैसा। ठीक है, सेम है यानी ये इंश्योर करती है। ये इनर ईयर देखो क्या होता है, ये कोल्ड ट्यूब होती है इसके पास, इसको आप क्या बोलते हो, कोकलिया बोलते हो। ठीक है, देखो इस टाइप से, ये रही आपकी कोकलिया, कोकलिया ये रही, इसको आप कोकलिया बोलते हो। और देखो फिर इसके बाद क्या होता है, वन साइड ऑफ कोकली इज कनेक्टेड टू मिडल ईयर थ्रू इलास्टिक मेम्ब्रेन, इलास्टिक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, देखो कि इसकी एक साइड जो है इलास्टिक मिडल ईयर से जुड़ी हुई है ना, ये मिडल ईयर का पार्ट्स हमने पढ़े थे, और ये क्या है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है इसके साथ। नेक्स्ट देखो, लिक्विड इज फील्ड इन कोकलिया, इसके अंदर एक लिक्विड फील्ड होता है विच कंटेन्स नर्व सेल्स दैट आर सेंसिटिव टू साउंड। इसके अंदर क्या होती है, नर्व सेल्स होती हैं जो क्या होती हैं, सेंसिटिव होती हैं साउंड के लिए। और क्या होती हैं, द अदर साइड ऑफ कोकलिया इज कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व गोइंग इनटू ब्रेन। जो दूसरा एंड होता है ना कोकलिया का, वो किससे कनेक्ट होता है, ऑडिटरी नर्व से कनेक्ट होता है, जो क्या जाती है आपकी ब्रेन में जाती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये इस टाइप से ऑडिटरी नर्व होती है, ये ब्रेन तक जाती है। अब इसकी वर्किंग देखो ह्यूमन ईयर की कैसे होती है। पिन्ना क्या करता है आपका, कलेक्ट करता है साउंड वेव्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये कलेक्टेड साउंड वेव्स क्या होती हैं, पास थ्रू द ईयर कैनाल, ऑडिटरी कैनाल के थ्रू फॉल ऑन द ईयर ड्रम। यहाँ से आते हैं, देखो पिन्ना इनको डिटेक्ट करता है और फिर यहाँ तक पहुँचा देता है। ठीक है, ईयर ड्रम तक पहुँचाता है। ईयर ड्रम तक जाने के बाद फिर ये क्या होती हैं, सिंस साउंड वेव्स आर, मीन्स इनको कलेक्ट करता है और क्या करता है, फिर ईयर ड्रम तक पहुंचा देता है पिन्ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये साउंड वेव्स जो होती हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। दीज वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस, हाई प्रेशर और रेयर फ्रैक्शन होता है, इसमें लो प्रेशर भी होता है। व्हेन ए कंप्रेशन ऑफ मीडियम रीचेस टू ईयर ड्रम, जब कंप्रेशन पहुंचता है ईयर ड्रम तक, द प्रेशर ऑफ ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मीन्स ईयर ड्रम के बाहर जो प्रेशर है इंक्रीजेज, उसके बाद जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है।
ठीक है। कंप्रेशन मीन्स ज़्यादा प्रेशर जब उस तक पहुँचेगा बार वाला इंक्रीज हो जाएगा। एंड द फोर्सेज ऑफ ईयर ड्रम इनवर्ड, ठीक है, एंड फोर्सेज द ईयर ड्रम इनवर्ड, और जो ये ईयर ड्रम है उसको अंदर की तरफ फोर्स करेगा, ठीक है, पुश करेगा। सिमिलरली व्हेन द रेयर फ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स फॉल ऑन द ईयर ड्रम, जब रेयर फ्रैक्शन गिरती है तो इट मीन्स क्या होता है, प्रेशर ऑन आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन ईयर ड्रम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, और ईयर ड्रम के बाहर वाला प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि वो डिक्रीज प्रेशर उस तक गया। एंड इट मूव्स आउटवर्ड, और ये क्या करता है, आउटवर्ड बाहर की तरफ मूव करता है। देखो सिंपल सी बात है, जब उसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है, इनवर्ट जाएगा। अब जब प्रेशर रिलीज हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, तो बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और वो आउटवर्ड मूव करेगा। इस वे में क्या होता है, व्हेन साउंड वेव्स फॉल ऑन द ईयर ड्रम, जब ईयर ड्रम के ऊपर गिरती है ये क्या करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है बैक एंड फोर्थ रैपिडली। तो इससे क्या होता है, दिस वाइब्रेशन आर एम्पलीफाइड सेवरल टाइम्स बाय द थ्री बोन्स, ठीक है। ये जो हैमर, एनविल और स्टीरअप अभी आपने देखी थी, ये देखो, ये हैमर, एनविल और स्टीरअप यहाँ पे जो होती हैं आपकी, ये क्या करती हैं, फिर उनको एम्पलीफाई कर देती है, ठीक है। बहुत सारे काफ़ी टाइम तक एम्पलीफाई हो जाती हैं इससे, मीन्स बहुत टाइम, सेवरल टाइम्स बाय द थ्री बोन्स इन द मिडल ईयर में फिर वाइब्रेट एम्पलीफाई हो जाती हैं। देन पासिस टू द लिक्विड इन द कोक्लिया, तो उस लिक्विड तक जाती हैं जो कोक्लिया के अंदर होता है। ड्यू टू दिस, इस वजह से क्या होता है, द लिक्विड इन कोक्लिया बिगन्स टू वाइब्रेट, जो उसके अंदर लिक्विड है आपका कोक्लिया के अंदर, वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। एंड द प्रेशर वाइब्रेशंस आर टर्न्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय द कोक्लिया, तो वो जो प्रेशर वाइब्रेशंस हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होते हैं, कैरिड बाय ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन, ऑडिटरी नर्व जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है, अभी आपने देखा था, देखो ये ऑडिटरी नर्व है ना, ये ब्रेन से कनेक्टेड होती है, ये वहाँ तक सिग्नल पहुँचा देती है ब्रेन तक, ठीक है। और फिर उससे क्या होता है, द ब्रेन इंटरप्रेट्स them as sound and we get the sensation of hearing, मीन्स ब्रेन बताता है कि ये साउंड है और हम उसको सेंस करते हैं, हेयरिंग, हम उसको सुन सकते हैं, ठीक है, फिर हम उसको सुन पाते हैं। नेक्स्ट देखो, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट क्वेश्चन देखो पहले, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन ए मीडियम रीच योर ईयर। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग, कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो आपके कान तक कैसे पहुंचती है। देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट सेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट इन वाइब्रेशन, जब भी किसी से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, जो आपके मीडियम पार्टिकल्स को भी क्या कर देता है, वो वाइब्रेट करवाना स्टार्ट कर देता है, तो वो क्या होती हैं, आपके नेबरिंग जो होते हैं पार्टिकल्स, उनको वाइब्रेट करवा देती हैं, तो सारी डायरेक्शंस में वो ट्रांसमिट होते हुए आपके कान तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल, स्कूल बेल से साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। जब आप बेल को स्ट्रक करते हो, की जाती है बाय हैमर, व्हेन द गोंग इज स्ट्रक बाय हैमर, जब उसको आप स्ट्रक करते हो, जो उसके अंदर गोंग होती है, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, वो क्या करती है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। सिंस द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए बेल से आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, इनको साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, प्रोड्यूस की जाती हैं बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, ठीक है, मोशन के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं। एंड रिक्वायर मटेरियल, उनको मटेरियल भी चाहिए होता है मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, तो इसलिए इनको मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन मून, आप और आपके फ्रेंड दोनों मून पे हो, विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड, नो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, आपका कोई मीडियम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए होता है, देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर और एयर ऑन मून, तो आपको क्या चाहिए होता है, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए, तो इसलिए आप सुन नहीं पाओगे। नेक्स्ट देखो, विच वेव प्रॉपरली डिटरमाइंस, इसमें से प्रॉपरली कौन सी डिटरमाइन होगी, लाउडनेस या फिर पिच। लाउडनेस ऑफ साउंड वेव इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड, लाउडनेस को आप कैसे, किस मीन्स आपने बताना किस वेव को किस टाइप से डिटरमाइन कर सकते हो। लाउडनेस को इसके एम्पलीट्यूड से डिटरमाइन करोगे, और पिच को कैसे डिटरमाइन करोगे, फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, तो उससे आप पिच का पता लगा सकते हो। देखो नेक्स्ट, गेस विच साउंड हैज़ ए हायर पिच, गिटार और कार हॉर्न, आपने बताना किसकी पिच हायर है, गिटार की या फिर कार के हॉर्न की। देखो इसमें आपकी पिच ऑफ गिटार साउंड जो है वो हाइयर होगी, क्यों, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। गिटार जो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करता है वो कार के हॉर्न से ज़्यादा होती है। व्हाट आर वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था चैप्टर में, बैक करके वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, हाउ आर वेव लेंथ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ए साउंड आर वेव रिलेटेड टू स्पीड, ये देखो इसमें ये रिलेशन होता है ना, स्पीड इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा,
ठीक है। लैम्डा कहते हैं वेवलेंथ, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी। ओके, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, स्पीड दे रखी है, और आपने क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। बस ये फॉर्मूला लगा दो, वी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए पर्सन इज लिसनिंग टू ए टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर। डिस्टेंस दे रखा है आपको, ठीक है, और क्या दे रखी है आपको, उसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, 500 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होगी उसकी, और आपने क्या निकालना है, टाइम इंटरवल निकालना है बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। अब आप देखो टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी होता है ना, 1/500 करके आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है, डिफरेंस बताना है बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है, देखो ये क्या होती है, सब्जेक्टिव क्वांटिटी होती है। ए साउंड में बी लाउड फॉर 1 पर्सन बट मे बी फीबल फॉर अनदर पर्सन। एक पर्सन के लिए लाउड हो सकती है, एक पर्सन के लिए अच्छी भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। ये इंटेंसिटी क्या है, ऑब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी है विच डजेंट चेंज फॉर पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन से पर्सन चेंज नहीं करती। और ये क्या होती है, इट कांट बी मेजर्ड एज इट इज़ जस्ट ए सेंसेशन विच कैन बी फेल्ट ओनली। इसको आप मेज़र नहीं कर सकते, इस पर फेल कर सकते हो। ठीक है, ये इसको क्या कर सकते हो, फिर मेज़र कर सकते हो क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय यूनिट डेसिबल। लाउडनेस को डेसिबल से मेजर करते हो, इसको क्या करते हो, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और इसको किससे मेजर करते हो, इट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स। ये ईयर्स की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करती है, ये नहीं करती है। ठीक है। इन विच ऑफ द 3 मीडिया, एयर, वाटर और आयरन, डज साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। इनमें से किस में ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। फास्टेस्ट सॉलिड मीडियम में फास्ट ट्रैवल करेंगे क्यों, आउट ऑफ दिस गिवन मीडिया साउंड वेव विल ट्रैवल फास्टेस्ट, क्योंकि ये क्या करेगी, उसमें फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी आयरन में, जो आपको मटेरियल दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, एन इको रिटर्न इन 3 सेकेंड। इको जो आपकी 3 सेकेंड में रिटर्न होकर बैक आती है। वट इज द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज। स्पीड दे रखी है आपको, ठीक है, टाइम दे रखा है, आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकाल लोगे, फिर उसको क्या करोगे, आपको ये इको दे रखी है ना, इको का दे रखा है, तो इट मीन्स वो क्या होगा, आपका डिस्टेंस निकालना है तो वो हाफ हो जाएगा उसका। ठीक है। इको मीन्स आई, फिर गई, बैक होके गई ना, तो वहाँ से डी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना ऊपर से नीचे तक का। तो आप कैसे निकालोगे, डिवाइड बाई 2 करके। ये डबल डिस्टेंस दे रखा है, मतलब आपको डबल डिस्टेंस निकल गया आपका इस फॉर्मूले से, तो आपने हाफ कर दिया। वाई आर द सीलिंग्स ऑफ कंसर्ट हॉल्स कर्व्ड। ये कर्व्ड क्यों होते हैं, ताकि इनसे जब सोर्स से साउंड प्रोड्यूस होगी ना, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर सब सारे पर्सनस तक पहुंचे। ठीक है। वट इज ऑडिबल रेंज ऑफ एवरेज ह्यूमन ईयर, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड क्या होती है, इंफ्रासाउंड क्या होती है आपकी, जो आपकी लेस दैन 20 हर्ट्ज से होती है वो इंफ्रासाउंड होती है, और ग्रेटर दैन 20,000 होती है वो क्या होती है, अल्ट्रासाउंड होती है। नेक्स्ट देखो, एक सबमरीन है, एमिट से सोनार पल्स, जो सोनार पल्स को एमिट कर रहा है, विच रिटर्न्स फ्रॉम ए अंडर वाटर क्लिफ इन 1.02 सेकंड। नीचे जाके ऊपर 1.02 सेकंड में आई। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड दे रखी है आपको सी वाटर में, और हाउ फार मीन्स आपने डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। तो इट मीन्स आपको ये क्या दे रखा है, वेलोसिटी स्पीड दे रखी है, ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, डिस्टेंस आपने निकालना है। तो 2 इंटू में डिस्टेंस होता है ना, 2d इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू में टाइम होता है। मीन्स आप डिस्टेंस को क्या 2d, ये आपका पूरा डिस्टेंस हो गया ना, इको वाला दे रखा है, मीन्स आपको 2d करके ये निकल जाएगा आपको, तो यहाँ पे d निकल जाएगा आपका। ठीक है, डिवाइड बाई 2 करके। नेक्स्ट देखो, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो। व्हाट इज साउंड, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो किससे प्रोड्यूस होती है, सेंसेशन ऑफ हियर विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। जो क्या करती है, हमारी सेंसेशन प्रोड्यूस करती है हमारे ईयर्स में सुनने के लिए। इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू वाइब्रेट। किसी ऑब्जेक्ट को जब आप वाइब्रेट करवाते हो तब क्या होता है, वी कैन से दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस ऑफ प्रोड्यूस्ड इन एयर नियर ए सोर्स ऑफ साउंड। ये आप बैक करके वीडियो अच्छे से देख सकते हो। वैसे भी आप देखो, जब ये आपका पार्टिकल आएगा, कोई वाइब्रेट कर रहा है, मान लो ये, इसने इस एक पार्टिकल को जाके, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स है ना, इसको जाके स्ट्राइक किया, तो वो आगे जाके मीन्स उसने पुश किया, कंप्रेशन होगी, फिर उसने रिलीज किया तो रेयरफैक्शन होगी, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, इस टाइप से चलता रहता है। ठीक है। जैसे वो कंप्रेशन टूट जाएगी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, तो क्या होगी, उसमें रेयरफैक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो नेक्स्ट, साइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड नीड्स ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। ठीक है, इसकी प्रोपेगेशन के लिए इसको क्या चाहिए होती है, मीडियम चाहिए होता है। ये आपने प्रूव करके बताना है। देखो आप क्या लोगे, एक इलेक्ट्रिकल बेल ले लो, और एक क्या ले लो, एयर टाइट ग्लास का जार ले लो, बेल जार, जिसके अंदर आपने ऐसे बेल लगा रखी है, इलेक्ट्रिकल बेल है ये। ठीक है।
इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यहाँ पे स्विच है मीन्स यहाँ पे, और ये क्या है, एक वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे ये आपने ये शो कर रखा है फिगर में। अगर आप क्या करोगे, स्विच को प्रेस करोगे जैसे ही, आप क्या करोगे, आप एबल होगे मीन्स बेल को सुन सकोगे। अब क्या करो, वैक्यूम पंप को आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर दो मीन्स उसमें से आप हवा निकालनी स्टार्ट कर दो। व्हेन द एयर इन द जार इज पम्प्ड आउट, जब आप एयर को धीरे धीरे बाहर निकालना स्टार्ट कर दोगे तो उससे क्या होगा, साउंड बिकम्स फेंटर। तो उससे साउंड क्या होगी आपकी, मीन्स हल्की सी सुनाई देगी आपको, हल्की हो जाएगी मीन्स धीमी पड़ जाएगी, ठीक है। ऑल्दो द सेम करंट इज पासिंग थ्रू द बेल, जैसे मीन्स अभी तक आपने स्विच ऑन कर रखा तो मीन्स सेम करंट पास हो रहा है, फिर भी आपको धीमी सुनाई दी। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कि उसमें से जैसे सारी हवा निकलती जा रही है ना, तो जैसे अंदर उसके अंदर थोड़ी सी हवा रह जाएगी, तो उससे क्या होगा, आपको फीएबल मीन्स बिल्कुल वीक सी साउंड सुनाई देगी। ऑन रिमूवल ऑफ कंप्लीट एयर, जैसे ही सारी एयर बाहर निकल जाएगी तो आपको नो साउंड इज हियर्ड, कोई साउंड नहीं सुनेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वाई इज साउंड वेव कॉल्ड ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इन ए मीडियम, बिकॉज ऑन प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इन ए मीडियम द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। देखो साउंड वेव भी लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह सेम प्रोसीजर फॉलो करती है, ठीक है, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, विच करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड बाय हिज वॉइस वाइल सिटिंग विद अदर्स इन ए डार्क रूम। आपको आवाज़ से कैसे पता चल जाता है कि आपके फ्रेंड की आवाज़ आप कैसे पहचान लेते हो। टिम्बर ए क्वालिटी ऑफ साउंड, टिम्बर क्या होता है, क्वालिटी होती है साउंड की, जो क्या करती है, आइडेंटिफाई करने के लिए वॉइस को आपकी हेल्प करती है। सॉरी ये टिम्बर है, ठीक है, लय या टोन वगैरह, उससे आप हेल्पफुल होता है वो आपके लिए टिम्बर, आपको उसकी आवाज़ पहचानने के लिए। फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, दोनों एक जगह से मतलब एक ही तरह से एक ही जगह से प्रोड्यूस होते हैं, इकट्ठे प्रोड्यूस होते हैं। बट थंडर जो है हमें फ्यू सेकंड्स बाद में सुनता है, फ्लैश पहले दिखती है। ऐसा क्यों होता है, देखो थंडर जो है ना फ्यू सेकंड्स बाद फ्लैश से दिखता है, और जो क्योंकि जो स्पीड है ना लाइट की वो ज़्यादा है, स्पीड की लाइट इतनी है और जो वो साउंड की स्पीड है वो इतनी है, ठीक है, इसलिए लाइट पहले दिख जाती है और साउंड बाद में सुनाई देती है। ओके, ए पर्सन हैज़ हियरिंग रेंज, एक पर्सन की रेंज इतनी है। वट आर टिपिकल वेवलेंथ्स ऑफ साउंड वेव्स इन एयर कोरस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रिक्वेंसीज। टिपिकल वेवलेंथ्स ऑफ साउंड बतानी है आपने इन फ्रिक्वेंसीज के कोरस्पॉन्डिंग जो है। टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज 344 मीटर पर सेकेंड। देखो अब जो आपका वेलोसिटी है, सो स्पीड है या वेलोसिटी है एक ही बात है। अब जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, न्यू इंटू लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, जो जो आपको दिया हुआ है मीन्स आपको ये रेंज दी हुई है, और आपने देखो ये एयर के अंदर जो आपकी ये दे रखी है, स्पीड दे रखी है साउंड की, और आप इससे क्या करोगे, कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाल लोगे। न्यू पहले ये 20 हर्ट्ज लोगे, फिर आप क्या लोगे 20 किलो हर्ट्ज लोगे, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में आपने लैम्डा निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। स्पीड अपॉन में न्यू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इसका फॉर्मूला, फिर यहाँ से निकाल लोगे ना, लैम्डा ये निकल जाएगा, इसके अंदर पुट कर दो बस वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 20 किलो हर्ट्ज मीन्स 20,000 हर्ट्ज की, ठीक है। 20 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज भी लिख सकते हो इसको, इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी वैल्यू पुट करके, ठीक है। इस वे में आप दोनों का निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो, दो चिल्ड्रन है अपोजिट एंड्स ऑफ एन एल्यूमिनियम रोड के अपोजिट एंड्स पे बैठे हैं। वन स्ट्राइक्स द एंड्स ऑफ रोड विद ए स्टोन, एक ने एक एंड पे एक स्टोन से उसके ऊपर मीन स्ट्राइक किया, पत्थर मारा उसके ऊपर। फाइंड द रेशो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड एल्यूमिनियम टू रीच द सेकंड चाइल्ड। दूसरे बच्चे तक जो एयर से कैसे पहुंचेगी, कितने टाइम में, रेशो निकालनी है दोनों के टाइम की, और एल्यूमिनियम रोड से कितने टाइम तक पहुंचेगी निकालना है, ठीक है। लेंथ ऑफ रोड एल मान ली हमने, और एल्यूमिनियम रोड से जब पहुंचेगी उस तक उसका टाइम मान लिया T1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, 1/न्यू एल्यूमिनियम। और जो एयर वाला था उसको मान लिया 1/न्यू एयर। ओके, तो दोनों का रेशो कैसे निकलेगा, एयर अपॉन में एल्यूमिनियम, ठीक है, इस टाइप से। फ्रिक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज, किसी सोर्स साउंड के सोर्स की फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन ए मिनट, एक मिनट में ये कितना टाइम तक वाइब्रेट करेगा। न्यू दे रखा है आपको, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, एक सेकंड में मीन्स 100 टाइम्स तक ये क्या कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है, ठीक है। ये ओसिलेशन का नंबर ही होता है ना जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है। एक मिनट या फिर 60 सेकंड में कितना करेगा, 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 को 6000, तो ये क्या होगा आपका 6000 टाइम तक क्या करेगा, आपका वाइब्रेट करेगा एक मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट इज, यस ये सेम लॉज फॉलो करता है। ये देखो, ये यहाँ से टकरा के एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, और ये तीनों नॉर्मल इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। व्हेन ए साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट
जब एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से साउंड रिफ्लेक्ट होती है एन इको इज प्रोड्यूस, तब एक इको प्रोड्यूस होती है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन, जहाँ से साउंड आ रही है और जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया जो है ना सेम रह रहा है, ठीक है। डू यू हियर इको साउंड ऑन ए हॉटर डे, क्या आप एक गर्म जिस दिन गर्मी हो उस दिन भी सुन सकोगे इको को। देखो अब टाइम टेकन बाय इको टू बी हियर्ड कितना चाहिए होता है आपका 2D/V, ठीक है। इको क्या होती है, जब वहाँ से गई फिर टकरा के वापस आई, मीन्स एक डिस्टेंस ये 2D हो गया, ठीक है। टाइम क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड उसकी, ठीक है। अब डी जो है डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड सोर्स ऑफ साउंड, एंड वी क्या आपकी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। हमको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, स्पीड ऑफ हॉटर डे में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, सो द टाइम आफ्टर विच इको इज हियर्ड विल डिक्रीज। तो उससे क्या होगा, टाइम जो होगा तो मीन्स जो आपका टाइम वो कम लेगी जाके वापस आने में, क्योंकि उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हायर हो जाएगी, ठीक है, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी उसकी। तो इससे क्या होगा, टाइम उससे जो लेगी वो 0.1 से कम लेगी, ठीक है। आपको पता है 0.1 सेकेंड का टाइम होना चाहिए इको प्रोड्यूस होने के लिए, तो इको आपको सुनेगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। एप्लीकेशंस बतानी है, मेगाफोन में यूज़ होता है और सोनार में यूज़ होता है। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर से एक स्टोन को ड्रॉप किया, 500 मीटर हाइट दे रखी है, पॉन्ड ऑफ वाटर में डाला है उसको, गिरा है वो आके एट द बेस ऑफ टावर। व्हेन द स्प्लैश हियर्ड एट द टॉप, जब उसकी स्प्लैश सुनेगी आपको, कब सुनेगी ये बताना है आपको। जी आपने 10 मीटर पर सेकंड स्केल लेना है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं ना, जब स्मॉल जी आपको आपने उस चैप्टर में पढ़ा भी था, जब नीचे की ओर कुछ गिर रहा है या ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी भी उसके ऊपर एक्ट करती है। स्पीड ऑफ साउंड आपको दे रखी है। देखो अब जो टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच टॉप पॉन्ड के अंदर जब टाइम लगेगा उसको, जितना टाइम पहुंचने के लिए, टाइम टेकन बाय स्प्लैश साउंड टू रीच द टॉप ऑफ टावर। एक तो उसने टाइम जो नीचे गिरने में लगाया, एक टाइम जो ऊपर आने में लगाया, आप तक पहुंचने में वापस, वो हो गया ना टोटल टाइम स्प्लैश के बाद जो आपको सुनेगा, जितने टाइम बाद आपको सुनेगी वो स्प्लैश। देखो उसके लिए क्या करोगे, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द पॉन्ड आपने ले लिया। इसके लिए टाइम निकालने के लिए आपने क्या किया, यू इनिशियल वेलोसिटी, जब भी आप हाइट से कुछ गिराते हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है, क्योंकि वो रेस्ट पे होता है स्टार्टिंग में। तो इससे आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से आपका एच की वैल्यू दे रखी है आपको, यू आपने 0 माना है और जी आपको 10 दे रखा है, टी स्क्वायर आपने निकालना है, टी का आपको पता नहीं, तो यहाँ से आपका टी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, 10 सेकेंड। और जब स्प्लैश साउंड टू रीच द टॉप ऑफ द टावर, जब टॉप ऑफ टावर पे जा रही है साउंड, तब आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा के टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोनों टाइम को ऐड कर दो, वो आपका आ जाएगा टाइम जिसके बाद आपको स्प्लैश सुनेगी, ठीक है। ए साउंड वेव ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड। साउंड वेव इतनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, वेवलेंथ इसकी दे रखी है। देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। विल इट बी ऑडिबल, क्या ये आपको सुन सकेगी। देखो ये आपको स्पीड दे रखी है, लैम्डा दे रखा है, ठीक है, मीन्स वेवलेंथ दे रखी है, मीटर में कन्वर्ट कर लो इसको, न्यू फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी वी अपॉन लैम्डा, तो इससे आपका निकल गया इतनी आ गई। बट ये आपको सुन नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि आपको कितनी ऑडिबल होती है, 20,000 हर्ट्ज तक आप सुन सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज रिवर्बरेशन, हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड, इसको कम कैसे कम कर सकते हैं। देखो ये रिवर्बरेशन जो होती है ना, ये आपका एक टाइप का गूंजना होता है, गूंज होती है, ठीक है। जो आपकी साउंड होती है ना बिग हॉल में, वो रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से गूंजने लग जाती है, जैसे वो सीलिंग एंड रूफ ऑफ वॉल नोन एज रिवर्बरेशन, मीन इनसे टकरा के जब वापस आती है, ज़्यादा रिफ्लेक्शंस हो जाती हैं वॉल से, सीलिंग से, फ्लोर से, सबसे रिफ्लेक्शन होगी तो वो रिवर्बरेशन प्रोड्यूस कर देता है। इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, कवरिंग रूफ्स को कवर कर देते हैं, मीन्स ऐसा मटेरियल लगा देते हैं जिससे वो उसके अंदर क्या हो जाए, साउंड एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, उसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाए और वो रिफ्लेक्ट बैक ना हो। नेक्स्ट देखो, वट इज़ लाउडनेस ऑफ साउंड, साउंड की लाउडनेस क्या होती है, वट फैक्टर्स डज इट डिपेंड ऑन, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाउडनेस क्या होती है, सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, इट इज़ द मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकंड। एक सेकंड में आपके कानों तक कितनी एनर्जी पहुंच रही है, साउंड एनर्जी पहुंच रही है, उसको वो उसकी मेजरनेस क्या होती है, मेजरमेंट क्या होती है आपकी, लाउडनेस, ठीक है, लाउडनेस होती है, ठीक है। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे, वाइब्रेटिंग बॉडी का कितना एम्पलीट्यूड है उस पर डिपेंड करती है। हाई एम्पलीट्यूड होगा तो हाई जल्दी मीन्स ज़्यादा साउंड पहुंचेगी, ठीक है। एंड द सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर की कितनी सेंसिटिविटी है, मीन्स उसको कितना सुन सकता है वो, इस टाइप से, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ बैट्स यूज़ अल्ट्रासाउंड टू कैच ए प्रे, अल्ट्रासाउंड का कैसे यूज़ करती हैं जो शिकार को पकड़ने के लिए, जो बैट्स चमगादड़ होती है आपकी, वो क्या करती हैं, एक तरह से ना बहुत सी लाउड सी साउंड प्रोड्यूस, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं अपने साउंड में, और उससे क्या होता है, जो
मीन्स एक तरह से चीख सी प्रोड्यूस करती हैं। वो क्या होती है, उससे प्रे के ऊपर या फिर किसी चीज़ के ऊपर, ऑब्स्टेकल के ऊपर टकरा के वापस चली जाती हैं, उन तक पहुंचती है। तो जहाँ से टकरा के जाती है ना, तो उनको पता चल जाता है कि वहाँ पे ऑब्स्टेकल है या फिर क्या है। तो ऑब्स्टेकल होता है तो दूर चली जाती है, प्रे होता है तो उसको पकड़ लेती हैं, ठीक है। प्रे मीन्स शिकार को पकड़ लेती हैं, ठीक है। हाउ इज़ अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर क्लीनिंग। क्लीनिंग के लिए कैसे काम आता है, ये आपको अभी एक्सप्लेन किया था, पीछे करके वीडियो देख सकते हो बैक करके, अगर नहीं देखा है तो। एक्सप्लेन द वर्किंग एप्लीकेशन ऑफ सोनार, ये भी करवाया आपको। ए सोनार डिवाइस ऑन ए सबमरीन सेंड्स आउट ए सिग्नल एंड रिसीव्स एन इको 5 सेकेंड लेटर। देखो ये जो है ना, सिग्नल सेंड किया और इको रिसीव की हमने 5 सेकेंड बाद, ठीक है। कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। वाटर के अंदर स्पीड कितनी है साउंड की। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है इतना, ठीक है, इतने मीटर दे रखा है, 3625 मीटर। अब टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू गो फ्रॉम सबमरीन टू ऑब्जेक्ट। सबमरीन से ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए कितना टाइम लिया। देखो ये तो आपको टोटल टाइम दे रखा है। रिफ्लेक्ट हुई, फिर बैक गई, आप तक वापस आ गई, यहाँ पे आप बैठे हो, यहाँ पे आपने रिसीव किया, ठीक है। और फिर यहाँ पे मतलब ये बैक चलेगी, तो ये डबल डिस्टेंस दे रखा है, मीन्स आपको डबल टाइम दे रखा है दोनों साइड का। तो एक साइड का आप निकाल सकते हो, 2.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड करके। डिस्टेंस बिटवीन सबमरीन एंड ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस दे रखा है आपको, तो आप स्पीड निकाल सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगा के, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट्स इन मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अल्ट्रासाउंड। ये आपको अभी करवाया, मीन्स उसमें होल वगैरह है तो आप कैसे उससे डिटेक्ट कर सकते हो। ह्यूमन ईयर कैसे वर्क करता है, ये भी करवाया। ये आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।